नमस्कार बच्चा पार्टी लोग। तो आज से हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। अध्याय 4 जो है कक्षा 6 का है। ठीक है, इसमें क्या है कि आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। तो जाम जो जो जितने भी ज्यामितीय अवधारणाएं होते हैं, अभी हम लोग पढ़ते हैं। अभी आप तो मतलब 6 क्लास में, छठा क्लास में है, तो आगे चल के पढ़िएगा। जब और ऊंचे क्लासों में, कक्षाओं में जाइएगा तो बहुत अलग अलग तरह का अवधारणा आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, वो उसका उदय कैसे हो, उदय कहने का मतलब उसका मतलब क्यों हम लोग उसको पढ़ना शुरू किए। ठीक है, वो इसका थोड़ा सा इतिहास में देखना होगा। उसके बाद हम लोग अवधारणाओं को पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के अवधारणाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको इतिहास में झांक लेते हैं। इतिहास बहुत मज़ेदार है, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। एकदम मस्त वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए कि ज्यामिति का एक लंबा और शानदार इतिहास है। शब्द ज्यामिति, ज्योमेट्री यूनानी का शब्द ज्योमेट्रोन का अंग्रेजी तुल्य है। ठीक है, जिसमें जिया का मतलब होता है भूमि और मिट्रोन का मतलब होता है मापना। ठीक है, तो ज्योमेट्री किसका शब्द है? यूनानी शब्द है। उसमें से जिया का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब क्या होता है? भूमि होता है। और मिट्रोन का मतलब मापना होता है। मतलब सिंपल सा आप बोल सकते हैं कि भूमि मापन। ठीक है, इस शब्द से बना है। ठीक है, अब इतिहासकार क्या बोलते हैं? इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन समय में ज्यामितीय अवधारणाएं संभवतः कला, वास्तुकला या शिल्प कला, जिसको आर्किटेक्चर बोलते थे, और भूमि मापन की आवश्यकताओं के कारण विकसित हुई। तो पहले बहुत इतिहास में बहुत लोग शिल्पकारी कार्य किया करते थे, आर्किटेक्चर ये सब बनाया करते थे। भूमि मापना पड़ता था उसके लिए, प्लस इनको भी मापना पड़ता था। तो मान लीजिए कि उसके लिए ये लोग ज्यामितीय का इस्तेमाल करते थे। अभी कुछ कुछ आप ज्यामितीय अवधारणाएं देखेंगे, कुछ ऐसा होता है। एक हो गया, एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया। ये सब क्या है? ज्यामितीय अवधारणाएं हैं। अभी क्या करना है कि इनको मापने का हमारे पास फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला है। तो इसको नाप सकते हैं कैसे? तो इस तरह से कुछ कुछ आकार बनाया जाता था, तो उनको नापना पड़ता था, जमीन को भी मापना पड़ता था। तो इससे इसका उदय हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है विकसित हुई। इनमें वे अवसर अवसर भी सम्मिलित हैं। जब खेतिहर की भूमि की परिसीमाओं, बाउंड्री देखिए, जो खेतिहर जो है उनकी जो भूमि होती है, उनकी बाउंड्री को नाप को बिना किसी शिकायत की संभावना रखते हुए अंकित किया जाता था। ठीक है, वैभवपूर्ण राजभवनों, मंदिरों, झीलों, बांधों और नगरों के निर्माण कला और वास्तुकला ने इन अवधारणाओं को और उजागर किया है। देखिए, पहले जो होता था कि जो खेतीहर होते थे, जो खेत अपना अपना खेत ऐसे होता था, बाउंड्री बनाता था, तो उसको मापा कैसे जाता था? ये सब चीज़, जैसे कि मंदिर बनाना है, झील बनाना है, बांध बनाना है, तो अलग अलग चीज़ हमको बनाना है। तो एक होता है कि हम पहले से अनुमान कैसे लगाएंगे कि हमको कितना मटेरियल का ज़रूरत पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले उसको क्या किया जाएगा ना, सबसे पहले एक आधार बनाया जाएगा। किस चीज़ का आधार बनाया जाएगा? तो उसमें पहले एक मान लीजिए कि हमको ब्रिज बनाना है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ब्रिज बनाना है, ऐसे ऐसे बना दिए हैं। ठीक है, ऐसे हम बढ़िया नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे बना दिए ब्रिज। तो ये एक क्या हो गया? एक चित्र पहले बना लिए। अब हम पहले माप लेंगे कि यहाँ से ये कितना होना चाहिए? 50 मीटर होना चाहिए। ये इसका चौड़ाई इतना होना चाहिए, 10 मीटर होना चाहिए। इस तरह से हम यहाँ से पूरा इसका एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। और इस तरह से हम कितना मटेरियल लगेगा वो सारा चीज़ हम पता कर लेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का जब जब जैसे जैसे हमको इन सब चीज़ों को बनाने का ज़रूरत पड़ा, जैसे कि बांध, झील, मंदिर, राजभवन, नगर वगैरह, तो हमको इसका बहुत ज़रूरत पड़ने लगा। ठीक है, अब देखते हैं आजकल भी कला, मापन, वास्तु, इंजीनियरिंग, कपड़ों के डिजाइन इत्यादि के सभी रूपों ज्यामितीय अवधारणाओं पर का प्रभाव देखा जा सकता है। तो आज भी कपड़ा देखेगा तो रंग बिरंगा बहुत अलग अलग तरह का ये बनाया रहा था, चित्र बनाया रहा था कपड़ा में भी। मान लीजिए कि कोई कोई कपड़ा में ऐसे ऐसे चित्र बना दिया, कोई कपड़ा में ऐसे फूल बना दिया, कोई कपड़ा में ऐसे पत्ती बना दिया। ठीक है, तो ये सब क्या है? ज्यामितीय अवधारणाएं हैं। ठीक है, अब इनको बनाने से पहले सांचा बनाया जाता है। कुछ भी मतलब आजकल का जो भी कपड़ा बन रहा है, चाहे कुछ भी बन रहा है, तो उसमें जो प्रिंटिंग किया जाता है, जैसे कि एक क्या बोले उसमें, जैसे ये फूल है, ये फूल बनाया गया है उसमें, तो कितना इसका लंबाई चौड़ाई कितना क्या होना चाहिए वो पहले नाप लिया जाता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों की वजह से ज्यामितिक ये अवधारणाएं का उदय हुआ है। ठीक है, आप विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे बॉक्स, मेज, पुस्तक, अपने स्कूलों में लंच ले जाने के, खाने के डिब्बे, गेंद जिससे आप खेलते हैं आदि को देखते हैं।
उनका प्रयोग भी करते हैं। इन सभी वस्तुओं के भिन्न भिन्न आकार होते हैं। जो रूलर का आप प्रयोग करते हैं, पेंसिल जिससे आप लिखते हैं, वे सीधी हैं। एक चूड़ी, एक रुपए का सिक्का या एक गेंद का चित्र गोल प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जितने भी उदाहरण देख रहे हैं सारे क्या हैं, एक ज्यामिति का उदाहरण है। ठीक है, एक सिक्का हो गया गोल होता है, एक बॉल होता है वो गोल होता है, एक जैसे कि पेंसिल हुआ पूरा सीधा सीधा होता है। ये सब क्या है, एक ज्यामिति है। ठीक है, यहाँ आप कुछ रोचक तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके चारों ओर उपस्थित आकारों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में आपकी सहायता करेंगे। तो आपके चारों ओर जितने प्रकार के अलग अलग तरह के आकार के वस्तुएं मौजूद हैं, उनको कैसे मापना है, ठीक है, उनका मापने का तरीका क्या है, यही सब के बारे में हमको देखना है। तो अलग अलग अभी पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। सबसे पहला जो है यह है बिंदु के बारे में पढ़ना है कि बिंदु क्या है। बिंदु भी एक क्या है, ज्यामितिक अवधारणा है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि कागज पर एक पेंसिल के नुकीले सिरे से एक चिन्ह अंकित कीजिए। मान लीजिए कि कागज है, ठीक है, पेंसिल का नुकीला है, एक बार ऐसे लगा दिया तो एक डॉट बन गया, बिंदु बन गया। ठीक है, अंकित कीजिए। सिरा जितना नुकीला होगा चिन्ह उतना ही सूक्ष्म होगा, मतलब छोटा होगा। ठीक है, लगभग एक बिना दिखाई देने वाला सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदु की अवधारणा का आभास कराएगा। बिंदु, जिसको अंग्रेजी में पॉइंट बोलते हैं, एक स्थिति निर्धारित करता है। मतलब क्या हुआ कि हम क्या बोल दिए, आपसे अगर आपको बोला जाएगा, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि सिंपल सा बात यह है, आप अपना दोस्त को कुछ समझा रहे हैं कि ठीक है हम गए थे, एक जगह गए थे, वहाँ उसका आकार कैसा था, ऐसा था। ठीक है, आकार ऐसा था, वहाँ पे 50 आदमी लोग था इसमें, इसके अंदर। तो हम कहाँ खड़ा हुए थे, हम ई कोना, जैसे कि मान लीजिए कि ABCD ऐसे 3 तरह का कोना दिया हुआ है, तो हम बोल देंगे कौन कोना में खड़ा हुए थे, हम ई कोना में खड़ा हुए थे। को बिंदु बैठा दिए, तो बिंदु बैठाया तो हम कहाँ पे खड़ा हैं वो लोकेशन बता दिया। तो बिंदु का इस्तेमाल इस तरह से किया जा सकता है। अभी यहाँ देखिए परकर का सिरा कैसा होता है, ऐसा होता है। पेंसिल का नुकीला सिरा ऐसा, देखिए ये परकर का सिरा, ये और एक सुई का नुकीला सिरा ये हो गया। तो देखिए जितना सिरा जितना मतलब नुकीला होगा, बिंदु उतना ही छोटा बनेगा, सूक्ष्म बनेगा। ठीक है, अभी हम दिखाते हैं एक उदाहरण से। यदि आप किसी कागज पर मान लीजिए कि 3 बिंदु अंकित करें, तो आपको इसमें भेद बताने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए इन्हें अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABCD इत्यादि से व्यक्त किया जाता है। देखिए अब यहाँ पे देख रहे हैं कि उदाहरण में क्या है कि 3 को बिंदु दिया हुआ है, ये कागज है, कागज के अंदर 3 को बिंदु दिया है। मान लीजिए कागज है ABC, तो हम बताना चाहते हैं कि ये एक बिंदु अलग है, ये बिंदु अलग है, ये बिंदु अलग है। इन लोगों को, तीनों बिंदु का हम क्या कर दिए, नाम दे दिए हैं। ठीक है, इन बिंदुओं में इन बिंदुओं के बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C से पढ़ा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा बिंदु क्या है, तो ये इसीलिए हम नाम दिए हैं, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा कि 3 को बिंदु है, एकरा में सबसे बड़ा बिंदु कौन है, सबसे छोटा बिंदु कौन है। यहाँ देखिए, यहाँ फोटो में देखने से लग रहा है कि तीनों बराबर है, लेकिन हम बड़ा छोटा बिंदु बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, किसी भी पेंसिल का अगर सिरा जो है बहुत ज़्यादा नुकीला है तो वो बहुत छोटा बिंदु बनाएगा, वो थोड़ा धूथर है। ठीक है, अभी देखिए मान लीजिए कोई पेंसिल है इसे, ठीक है, ये पेंसिल है, मान लीजिए इसका सिरा यहाँ पे थोड़ा गलती बढ़िया से नहीं बन रहा है। तो एक पेंसिल है ऐसे करके, मान लीजिए इसका नुकीला सिरा ऐसे है, ये नुकीला है, और एक पेंसिल है ऐसे, ये ज़्यादा नुकीला है। तो ये जो बिंदु बनाएगा, छोटा बनाएगा, ये बनाएगा, वो बड़ा बनाएगा, इतना बड़ा ऐसे करके बिंदु बनेगा। ठीक है, बिंदु निसंदेह बहुत छोटे होने चाहिए। तो बिंदु जो होता है हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, बिंदु के बारे में आप जान गए कि बिंदु क्या होता है। बिंदु क्या होता है, एक ऐसे डॉट बना दिए, ई बना दिए, बिंदु कहलाया, बिंदु कहलाया। क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये लोकेशन को बताता है। ठीक है, आप कहाँ पे स्थिति को बताता है, किसी भी चीज़ का स्थिति को बताता है। मान लीजिए इतना बड़ा खेत है, इतना बड़ा खेत में हम किसी भी चीज़ को स्थित कहाँ पे, हम बोल देंगे कि हम यहाँ पे स्थित है, तो एक बिंदु लगा दिए, तो बोलेंगे हम कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है। इसको हम नाम भी दे सकते हैं A। यहाँ पे कौन खड़ा था, B। यहाँ पे कौन खड़ा था, C। तो तीनों का स्थिति बता रहा है बिंदु। ठीक है, तो ये दर्शाया जाता है इसे।
अब एक प्रयास करने के लिए एक उत्तर आपके सामने एक सवाल दिया गया है, क्या है कि अपनी पेंसिल के नुकीले सिरे से एक कागज का पर 4 बिंदु अंकित कीजिए तथा इन्हें नाम ए, सी, पी और एच दीजिए। इन बिंदुओं को विभिन्न प्रकारों से नाम दीजिए। नाम देने का एक प्रकार संलग्न अंक आकृति के अनुसार हो सकता है। ठीक है, नाम दिया, मतलब ये आप कोशिश करके देखिएगा। यहाँ पे जैसे कि अब इसको समझ में आ गया तो इसको आराम से बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ते हैं रेखाखंड क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे अलग अलग तरह के रेखाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं रेखाखंड। इससे पहले पढ़े थे क्या बिंदु, बिंदु के बाद क्या है रेखाखंड। देखिए फिर यहाँ एगो उदाहरण दे दिया है छोटा सा। क्या करने के लिए बोल रहा है, एक कागज को मोड़िए और फिर उसे खोल दीजिए। ठीक है, क्या आपको कोई मोड़ पर निशान दिखाई देता है? इससे एक रेखाखंड की अवधारणा का आभास है। देखिए ये वाला कागज था, ठीक है, ये कागज था, इसको पहले मोड़ दिया गया। कैसे मोड़ा गया? ये वाला लाइन में मोड़ा गया, ऐसे करके, इन्हें से ऐसे करके मोड़ा गया। ठीक है, इन्हों से इसे मोड़ दिया। मोड़ने के बाद क्या पता चला कि जो जहाँ से मुड़ा हुआ था वहाँ पे एक रेखा बना। ठीक है, एक लाइन दिखाई दिया। ये जो लाइन है ये रेखाखंड का आभास कराता है। अभी देखिए इसके दो अंत बिंदु एंड पॉइंट, जिसको अंत बिंदु ए है और एक बी है, दो गो अंत बिंदु है। एक पतला धागा लीजिए, इसके दोनों सिरों को कसकर पकड़िए ताकि धागे में कोई ढील न रहे। ठीक है, इस पर रेखाखंड निरूपित करता है। तो देखिए आपको क्या करना है कि पहले कागज को लेना है, कागज को मोड़ देना है। कागज को मोड़ने के बाद यहाँ पे जो होती है एक दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। यहाँ से लेकर के एक ये बना देना है, धागा लगा देना है, बहुत तेज पकड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे नहीं, यहाँ पे तो एक रेखाखंड आपको दिखा ही, ये एक उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे एक रेखाखंड आपको दिखा, कागज को मोड़ के आप देखें तो यहाँ पे एक इस तरह से लाइन जैसा दिखाई दिया। ठीक है, कुछ दिखाई दिया, तो इसी को हम बोल सकते हैं कि रेखाखंड है। अब क्या करना है आपको दूसरा उदाहरण में कि एक धागा लेना है। ठीक है, एक धागा लेना है, एक यहाँ पकड़ना है, एक यहाँ पकड़ना है। तो धागा को पकड़ के पूरी जोर से खींचना है, इतना ज़्यादा जोर से नहीं खींचना है कि टूट जाए, खींचना है पूरा टाइट रहे, एकदम पूरा एकदम सीधी रेखा रहे, ऐसा खींचना है। तो ये भी क्या है, एक रेखाखंड को दर्शाता है, क्योंकि ये दो बिंदु के बीच में, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, अंत बिंदु है। रेखाखंड के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। अब अलग अलग उदाहरण है रेखाखंड का। देखिए ये भी क्या है, एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, ये भी रेखाखंड है, ये भी एक रेखाखंड है, सीधा सीधा है, इसीलिए इसको रेखाखंड। अगर ऐसा रहेगा इसको बोलेंगे क्या रेखाखंड, ऐसा रहेगा सीधा सीधा है, इसको रेखाखंड बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण यहाँ पे आप देखिए, एक बॉक्स का किनारा, एक बॉक्स का किनारा, एक ट्यूबलाइट का किनारा, ये सब इसका नाम दिया हुआ है। एक पोस्ट कार्ड का किनारा, ये सब रेखाखंड है। अपने आसपास के रेखाखंडों को कुछ और उदाहरण देने का प्रयत्न कीजिए। तो अपने अगल बगल देखिए क्या क्या रेखाखंड है। ठीक है, किताब को देख सकते हैं, उसमें भी बहुत स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी रेखा होता है, और बहुत सारा चीज़ हो सकता है। ठीक है, एक कागज पर दो बिंदु ए और बी अंकित कीजिए। एक कागज है, मान लीजिए, उसमें एक दो बिंदु बना दिए, एक ए और एक बी पे दो बिंदु बनाए। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को सभी संभव रास्तों से जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। देखिए ये बिंदु है, कैसे कैसे जोड़ा गया है। एक ये रास्ता है, एक ऐसे 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 करके ये रास्ता से जोड़ा गया है इसको। एक रास्ता इधर से ऐसे करके जोड़ा गया है, एक रास्ता ये है इसका, ये ऐसे ऐसे करके ये रास्ता से जोड़ा गया है, एक रास्ता ये से जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें कितना टोटल रास्ता हो गया, इसको एक मान लीजिए, ये रास्ता को 2, 3 और 4 रास्ताओं से जोड़ा गया है, दो बिंदुओं को। ठीक है, ए से बी तक का सबसे छोटा रास्ता क्या है? ए से बी तक का सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा बताइए तो? सबसे छोटा रास्ता ए और बी के बीच में कौन सा है? ये वाला है, ये वाला रास्ता सबसे छोटा है। ठीक है, ए और बी को जोड़ने वाला यह सबसे छोटा रास्ता, इसमें बिंदु ए और बी भी सम्मिलित हैं, जो संलग्न आकृति 4.1 में दर्शाया गया है, एक रेखाखंड है। तो ए और बी के बीच में जो दूरी है, सबसे छोटा रास्ता जो होगा वही एक रेखाखंड कहलाएगा। हम पिछली बार पूछे थे यहाँ पे क्या ये रेखाखंड है, ये वाला रेखाखंड है? नहीं, क्यों नहीं है? तो यहाँ के बिंदु मान लीजिए, एक बिंदु यहाँ मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ के बीच का अब जोड़िएगा तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? ये वाला। सबसे छोटा जो रास्ता होता है
ओकरे हम बोल दिए रेखाखंड। ये भी देखिए, ये भी एक रेखाखंड है, किनारा इस पूरा सीधा है, कहीं टेढ़ा नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ से बहुत सारा रास्ता है, लेकिन एक रेखाखंड जब बताना रहेगा तो ये रेखाखंड कौन वाला होगा, बीचवा वाला होगा, ई वाला रेखाखंड हो जाएगा, लेकिन ई वाला रेखाखंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अगर दो बिंदु है, ठीक है, अगर दो बिंदु है तो उसके बीच में सबसे छोटका जो दूरी होगा, सबसे छोटा दूरी, एकदम छोटा से छोटा दूरी, वह क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। ठीक है, इतना आसान से है। फिर आपको सवाल दे दिया गया है कि संलग्न आकृति में देखिए रेखाखंडों के नाम दीजिए। तो यहाँ से रेखाखंड को किस तरह से आप दर्शाया जा सकता है, जैसे कि ये बिंदु में, जैसे ये बिंदु है, ये वाला उदाहरण में, जैसे ये वाला एक रेखाखंड है ना, ए से बी के बीच में रेखाखंड है, तो इसको हम नाम, अगर नाम देना रहे तो कैसे देंगे, ए बी, और ऊपर को ऐसा लगा देंगे रेखा जैसा, या फिर बी ए ऐसे लगा देंगे, दोनों में से कोनो एक नाम दे देंगे तो इसका नाम हो जाएगा रेखाखंड का। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक अभ्यास करने के लिए दिया हुआ है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि रेखाखंड का नाम बताइए। तो एगो रेखाखंड ये वाला है, सीधा एकदम है, तो उसको ए बी नाम दे सकते हैं, या फिर इसी को बी ए लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, ए सी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ ए वाला रेखाखंड हो गया इस तरह से, फिर या फिर सी ए, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं रेखाखंड का नाम। तो बहुत सबसे पहले इसमें क्या सीखे हम, रेखाखंड में रेखाखंड होता क्या है, उदाहरण देखें उसका, फिर उसको नाम कैसे देना है वो देखें, 3 चीज़ हम लोग ने देखा इसमें। अब पढ़ते हैं एक रेखा के बारे में। ठीक है, कल्पना कीजिए कि ए और बी तक के रेखाखंड अर्थात ए बी को ए से आगे एक दिशा और बी से आगे दूसरी दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत किया गया है। आपको रेखा लाइन का एक उदाहरण प्राप्त हो जाएगा। क्या आप सोचते हैं कि आप कागज पर पूरी रेखा खींच सकते हैं? नहीं। अभी देखिए, जैसे कि ये वाला उदाहरण है, यहाँ एक बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है, दोनों के बीच में क्या है, एक रेखा है, यहाँ से यहाँ ए से बी तक। अगर आप इसी रेखा को आगे बढ़ाइएगा तब भी ये एक ही रेखा रहेगा, 2 रेखा नहीं होगा। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं एगो बिंदु यहाँ, एगो बिंदु यहाँ है, ऐसे हो गया तो ये एगो रेखा कहलाएगा। ठीक है, एक से ज़्यादा रेखा नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 बिंदु से पार हो रहा है, मतलब एक रेखा कहला गया, सीधी होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या आप रेखा को पूरा एक, मान लीजिए कि एगो पन्ना है, पेज है, ठीक है, एगो 2 बिंदु है, यहाँ पन्नवा में हम रेखा को पूरा तरह खींच सकते हैं क्या? मतलब नहीं खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेखा बहुत आगे तक जाएगा, हमको पता नहीं कितना लंबा जाएगा, उतना हम खींच नहीं सकते हैं, और इसका कागज का लंबाई लिमिट इतना ही है। ठीक है, तो यही बोला नहीं। क्यों? 2 बिंदुओं ए और बी से होकर जाने वाली रेखा को ए बी से निरूपित करते हैं, यह दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तृत होती है। देखिए, तो दो दिशाओं में 2 बिंदुओं के बीच का रेखा को हम क्या बोलते हैं, उसका नाम दे देते हैं इस तरह से ए बी, ये दोनों के बीच की रेखा है। इसका जो दिशा है वो अनिश्चित है, मतलब कितना दूर जाएगा वो हमको पता नहीं है। ठीक है, अनिश्चित रूप से विस्तृत होती है बहुत दूर तक। इस पर असंख्य बिंदु स्थित होते हैं। ठीक है, तो आप सोचिए यहाँ पे ये एक रेखा हो गया, तो ऐसा नहीं है कि 2 ही बिंदु रहेगा रेखा में, आप इस रेखा में यहाँ भी एक बिंदु लगा सकते हैं, यहाँ भी बिंदु होगा, मतलब बहुत सारा बिंदु स्थित रहेगा एक ही रेखा में। ठीक है, रेखा को निश्चित करने के लिए 2 बिंदु पर्याप्त हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि 2 बिंदु एक रेखा निर्धारित करते हैं। संलग्न आकृति रेखा PQ की कभी कभी एक रेखा को L जैसे अक्षर से भी व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि सीधा सीधा बात है कि अगर एक रेखा को आपको दिखाना होगा तो कितना बिंदु का आवश्यकता होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़े बिंदु के बारे में, और बिंदु से हम पढ़ते हैं कि एक रेखा को अगर हमको दिखाना होगा, दर्शाना होगा, तो कितना बिंदु का जरूरत है। मान लीजिए कि एक बिंदु है, ठीक है, तो एक बिंदु क्या कोई रेखा को बता सकता है? नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि ये जाएगा कहाँ जुड़ेगा, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन उसी तरह से हमको एक रेखा को दिखाना है, तो 2 बिंदु है, ठीक है, 2 बिंदु को हम ऐसे मिला दिए तो हमको पता चल गया एक रेखा बन गया, सीधी रेखा। इसीलिए एक रेखा को दिखाने के लिए 2 बिंदु आवश्यक होता है। यहाँ पे भी एक देखिए, एक रेखा है ये PQ, ठीक है, इसको L से भी, इसका रेखा का नाम हम क्या दे दिए, L। ठीक है, इसको लाइन इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। अब क्या है, अगला है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं में क्या होता है कि 2 रेखा है, ठीक है,
एक रेखा L1 है, एक रेखा L2 है, दोनों का नाम एक का L2 है, एक का L1 है, L1 है यहाँ पे, ठीक है। दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को काट देते हैं किसी भी, ठीक है, एक दूसरे को जो पॉइंट में काटते हैं उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी पॉइंट, ठीक है, बिंदु P पर। संलग्न आकृति 4.4 को देखिए, इसमें से दो रेखाएं दर्शाई गई हैं, ये दोनों रेखाएं बिंदु P पर होकर जाती हैं, ठीक है। ये दोनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरता है, ठीक है। दोनों रेखा को, अगर दो रेखा एक बिंदु से होकर गुजर रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, दोनों किस बिंदु से गुजर रहा है, P से होकर गुजर रहा है, इसको हम बोल दिए प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गए, ठीक है। यदि दो रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु हो तो प्रतिच्छेदी रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं की कुछ उदाहरण है, यहाँ पे देखिए क्या क्या उदाहरण है। ये भी, इसमें भी एक प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सा रेखा है, मान लीजिए कि एक रेखा इधर से पास हुआ ऐसे, एक रेखा इधर से गया ऐसे, तो यहाँ पे एक बिंदु में दोनों मिल रहा है। अब इधर से मान लीजिए ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो यहाँ भी एक बिंदु मिल रहा है। ये रेखा जैसे यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो ये एक बिंदु में मिल गया है। अगर ये रेखा इधर से ऐसे जा रहा है, एक रेखा इधर से जा रहा है, तो इसका बिंदु कौन सा हो गया, ये हो गया। सारा क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। अंग्रेजी का वर्णमाला में जो एक्स आता है इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ये सारे क्या होंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको उदाहरण मतलब सवाल दिया गया है कुछ करने के लिए, आप इसको कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगली रेखा हम देखेंगे, रेखा का प्रकार देख रहे हैं, तो कौन सा रेखा है, समांतर रेखाएं। आइए आकृति 4.6 में दर्शाई गई मेज को देखिए, इसका ऊपरी सिरा ABCD सपाट है। क्या आप कुछ रेखाखंड और बिंदु देख पा रहे हैं, यहाँ प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, सही एकदम देख पा रहे हैं। देखिए हाँ, AB और BC, कौन सा रेखा, AB जो रेखा है, मान लीजिए यहाँ से AB रेखा एक है, ऐसे गया है, और BC रेखा इधर से इधर आया है, ठीक है, इधर से ऐसे आया है, पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो रेखा प्रतिच्छेद क्यों हो रहा है, क्योंकि एक ये जो रेखा है A से B तक का जो रेखा है और C से B तक का रेखा है, दोनों एक बिंदु पर मिल रहा है, इसीलिए हम क्या बोल दिए, प्रतिच्छेदी बोल दिए। पहले हम बोले थे कि अगर प्रतिच्छेदी किसको बोलते हैं, दो रेखा, एक रेखा L1 है, एक रेखा L2 है, ठीक है, दोनों जब एक बिंदु से पार होता है तो उसी को बोलते हैं प्रतिच्छेदी। तो यहाँ पे एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे है, तो ये रेखा भी तो L1 और L2 मान लिए, तो ये रेखा भी तो एक बिंदु से पार हो रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी बोलेंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से उदाहरण पे दिया हुआ है कि ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं A पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, कौन सी रेखाएं A पर प्रतिच्छेद करती, कौन सी रेखाएं C पर प्रतिच्छेद करती हैं और कौन सी रेखाएं D पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ देखिए, फिर आपसे सवाल पूछा जा रहा है, सवाल पे सवाल। क्या रेखाएं AD और CD परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं? क्या रेखाएं AD और BC परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं? नहीं। देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि मेज के ऊपर पृष्ठ पर कुछ रेखाएं जो परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती। कौन कौन सा रेखा प्रतिच्छेद नहीं करता है? देखिए सिंपल सा हम बोल रहे हैं, प्रतिच्छेद का मतलब क्या हुआ कि दो रेखाएं जो हैं एक ही बिंदु से पार होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि AD जो एक रेखा है, ठीक है, ये रेखा इस तरह से गया है और BC जो रेखा है इस तरह से गया है, क्या ये दोनों एक बिंदु पर मिल रहा है? क्या एक बिंदु से पार हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे से, मान लीजिए इसको, इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे भी तो ये रेखा ऐसे बढ़ेगा, ये रेखा है, दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको प्रतिच्छेदी रेखा नहीं बोलेंगे। प्रतिच्छेदी रेखा किसको, इसको बोलेंगे, AB को बोलेंगे और CD को बोलेंगे, BC को बोलेंगे, ठीक है। ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। लेकिन AD और BC इसको प्रतिच्छेदी रेखा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसको हम मिटा दे रहे हैं। उसी तरह से AB और DC को लेंगे तो ये भी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक बिंदु से गुजर नहीं रहे हैं, तो इनको प्रतिच्छेदी रेखा नहीं बोलेंगे। आगे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और क्या है, ठीक है। यहाँ पे AD और BC ऐसी रेखाओं का एक युग्म बनाती है। मेज के ऊपर सिरे पर क्या आप रेखाओं का कोई ऐसा ही अन्य युग्म जो नहीं मिलती है बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं भाई, दूगो है। ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती समांतर रेखाएं कहलाती हैं। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए, ठीक है। तो आप समांतर रेखाओं को और कहाँ देखें, इसके 10 उदाहरण ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए। यदि दो रेखाएं AB और CD समांतर हों तो हम इन्हें संकेतित रूप से AB इस तरह से दिखाते हैं, CD लिखते हैं। अभी इसको हम समझाते हैं बहुत अच्छे तरह से, ठीक है।
तो यहाँ पे देख लीजिए आप, इसी टेबल के ऊपर हम दिखा रहे हैं आपको रेखा कैसे बोला जाता है, इसको समांतर रेखा हम बोल सकते हैं। तो देखिए ए बी, जब दो रेखा को हम ले रहे हैं, एक रेखा ए बी हुआ यहाँ पे और एक रेखा हुआ सी डी हो गया, दोनों क्या है, प्रतिच्छेद नहीं है, सी डी ये रेखा इधर है, ए बी ये रेखा ये वाला है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो ये दोनों समांतर रेखा हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम, इस तरह से दिखाते हैं समांतर रेखा। ठीक है, एक उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, कि दूसरा उदाहरण ये होगा कि एक ए डी होगा, एक बी सी होगा। तो ए डी एक रेखा है और बी सी, ये दोनों भी एक दूसरे से मिल नहीं रहे, एक बिंदु पे मिल नहीं रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, समांतर रेखा। तो इस तरह, इसको इस तरह से दिखाया जा सकता है। इसका बहुत सारा उदाहरण लिखना है आपको, खुद से लिख लीजिए। ठीक है, तो अगर दो लाइन है, दो रेखा है, दोनों समांतर है, जैसे L1 है L2 है, दोनों समांतर है, तो इसको हम दिखा सकते हैं L1 L2, इस तरह से दिखाया जा सकता है समांतर रेखा। ठीक है, तो इसमें अगर इसमें देखना होगा कि अभी पूछा जाएगा कि समांतर रेखा क्या क्या है, उसका उदाहरण कुछ कुछ है। तो ये खिड़की की सलाख है, आपका खिड़की जो बना रहता है उसमें ऐसा लाइन दिया रहता है। ठीक है, ऐसा ये सब रेखा समांतर है एक दूसरे के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें रेल की पटरी में भी ये जो दिया हुआ रहता है, ऐसे दो पटरी रहता है, दो रेल रहता है, वो भी क्या है, समांतर रेखा है। ये रूलर में जो दिया हुआ रहता है, इस तरह से लाइन जो दिया रहता है, ये भी एक क्या क्या है, ये भी समांतर रेखा है। ठीक है, रूलर में भी जो दिया रहता है वो भी समांतर रेखा है। अब पढ़ना है किरण, रे जिसको बोला जाता है, उसको किरण के लिए कुछ निम्नलिखित मॉडल है। देखिए, एक लाइट हाउस में निकली हुई प्रकाश की किरण है। लाइट हाउस ऐसा है, मान लीजिए कि एगो बना दिया गया ऐसे टावर जैसा, यहाँ बल्ब जला दिया है, तो एक चारों ओर जाएगा किरण, सूरज की किरण सीधा रेखा में जाएगा, पूरा चारों ओर जाएगा। ठीक है, टॉर्च से निकला तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इसी को बोलते हैं किरण, हम बोलते हैं प्रकाश को। ऐसे जाएगा, ये सूर्य से निकला तो ऐसे जाएगा, ऐसे 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 चारों तरफ जाएगा। ठीक है, किरण रेखा का एक भाग होता है, जो किरण होता है रेखा का ही एक भाग होता है। ठीक है, यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है। ठीक है, और दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, किरण आपसे अगर पूछ देगा व्हाट इज किरण, मतलब किरण किसको बोलेंगे, सिंपल सा बात है कि ये एक भी क्या, ये भी एक क्या होता है, रेखा ही होता है। इसमें क्या होता है कि एक बिंदु से निकलता है, एक प्रारंभ, इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पे, यहाँ से किरण निकला तो इधर चलते जाएगा, कहाँ खत्म होगा पता नहीं है। उसी तरह से यहाँ से देख रहे हैं, इससे निकला है तो इधर आगे जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और सब सीधा रेखा में जा रहा है। ठीक है, सीधा रहेगा, पूरा रेखा रहेगा। टॉर्च से भी निकला तो सीधा जाएगा, ऐसे पता नहीं चलेगा किधर जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से ये सूरज है, यहाँ से भी निकल रहा है तो इधर जाएगा, तो ये रेखा हो गया, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, अंत सुनिश्चित नहीं है, कहाँ अंत होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ दाईं और किरण की दी हुई आकृति को देखिए, इस किरण पर दो बिंदु दर्शाए गए हैं। यहाँ पे एक किरण है, इसमें दो बिंदु दर्शाया गया है, ए और पी। यहाँ से निकला है और इधर को और जा रहा है। ठीक है, तो हम दो बिंदु बना दिए। ए जो प्रारंभिक बिंदु है, ए जो है एक प्रारंभिक, मतलब जहाँ से निकला, मतलब प्रारंभिक बिंदु। अच्छा देखिए, यहाँ पे इतना सारा जो किरण यहाँ पे दिखाया गया है तीन तरह का, इसमें प्रारंभिक बिंदु आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा होगा, प्रारंभिक बिंदु इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा प्रारंभिक बिंदु यहाँ, इसका प्रारंभिक बिंदु ये हो जाएगा, इसका प्रारंभिक बिंदु ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आगे क्या था, हाँ, पी जो किरण पर एक अन्य बिंदु है, पी है, इसी किरण पर एक अन्य बिंदु बना दिए हैं, हम इसे एपी से व्यक्त कर सकते हैं। अगर इसी किरण को हमको व्यक्त करना होगा, नाम देना होगा, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं एपी। ठीक है, कोई भी बिंदु यहाँ से शुरू हो रहा है, मान लीजिए इधर की ओर जा रहा है, ऐसा बिंदु बना दिया गया, तो आप खुद से अगर नाम कुछ बोलने के लिए बोल दिया जाएगा, इसका नाम आप मान लीजिए बी रख दिए है ना, तो यहाँ पे एक बिंदु बना लीजिएगा, उसका नाम आपने से रख दीजिएगा, आर कुछ भी है, तो हम बोल देंगे ये बिंदु क्या है, बी आर है, इस तरह से। ठीक है, सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। यदि पी क्यू एक किरण है तो इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है, सिंपल सा बात है, पी क्यू एक किरण है तो पी क्यू मतलब प्रारंभिक बिंदु जो होता है उसको हम पहले लिखते हैं, जैसे कि पी है और जो क्यू है, तो यहाँ से मान लीजिए किरण है, तो ये वाला जो पॉइंट पी है, ये पी हम पहले लिखते हैं, तो प्रारंभिक बिंदु क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी हो जाएगा। और क्यू मान लीजिए किसी जगह पॉइंट है, तो ये, तो प्रारंभिक जो बिंदु होता है उसको पहले लिखते हैं, ये पी, तो इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है, पी हो जाएगा आंसर उसका।
बिंदु क्यू किरण कहाँ, बिंदु की किरण पर कहाँ स्थित होता है, कहीं भी स्थित हो सकता है। ठीक है, एक बिंदु जैसे कि इसका उदाहरण जैसे कि पी से शुरू हुआ है और क्यू हम जा रहे हैं, तो क्यू यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी आप रख सकते हैं या फिर यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। इसके लिए निर्धारित कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, कहीं भी रख सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि क्यू इस किरण का प्रारंभिक बिंदु है? नहीं, क्यू को हम प्रारंभिक बिंदु नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किरण जो है वो कहाँ से निकल रहा है? पी से निकल रहा है। क्यू तो बीच का लाइन, बीच में कहीं भी बिंदु हम रख दिए है ना, वही हो गया। ठीक है, तो आगे कुछ उदाहरण दिया गया है, आपको दिया गया है, प्रयास कीजिए। ठीक है, ये सब उदाहरण दिया गया, इसमें आपको बताना है। संलग्न एक, फिर आगे पढ़ते हैं कि संलग्न आकृति 4.9 में एक वितरण ओ ए दी है। ओ से प्रारंभ होती है और ए से होकर जाती है। यह किरण बिंदु बी से होकर जाती है। ठीक है, एक किरण है, एक रे है, एक रेखा है, मतलब वहाँ से निकल रहा है, ओ से निकल रहा है और इस तरह से बी से होके, ए से होके इस तरह से जा रहा है। क्या आप इसे ओ बी कह सकते हैं और क्यों? तो जो ये जो किरण है वो जो निकला यहाँ से, इसका नाम आप ओ बी रख सकते हैं क्या? यहाँ से ओ से निकल के बी पे या बी से निकल के ए पे गया, तो आप अब ये पूछ रहा है कि क्या आप इसे ओ बी कह सकते हैं? ओ बी कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम रेखा का नाम देते थे ना ओ बी, तो ओ बी यहाँ से यहाँ तक है, ओ बी कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, एक लाइन है वहाँ पे ओ बी है। ठीक है, क्या हम किरण ओ ए को किरण ए ओ लिख सकते हैं? क्यों और क्यों नहीं? ठीक है, 5 किरणों खींचिए, उन्हें उचित नाम लिखिए। अभी देखिए, रेखा और किरण में अंतर क्या होता है हम बता रहे हैं। जो रेखा होता है वो तो सीधा सीधा खींच दिया जाता है, ठीक है, उसमें दिशा निर्धारित नहीं होता है, लेकिन किरण में दिशा निर्धारित है। एक जगह से शुरू हुआ, यहाँ से निकलना शुरू हुआ, इस ससुरा एने जा रहा है, तो एक ही दिशा में जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछ दिया गया है, यहाँ पर ओ ए और ओ बी एक ही किरण को दर्शाते हैं। यहाँ से ओ ए है और ओ बी एक ही किरण को हम दर्शा सकते हैं, लेकिन आपसे और एक चीज़ पूछा है कि क्या आप इसे ओ बी भी कह सकते हैं? ये ओ बी ठीक है, यहाँ पे क्या हम, हाँ, क्या हम किरण को ओ ए और ए ओ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, अभी हम बताते हैं। फिर से अब देख लीजिए कि पहले जब हम रेखा खींचते थे दो बिंदु के बीच में, मान लीजिए कि एक बिंदु ये एक बिंदु ये, दोनों के बीच में रेखा खींचा जाता था, ए बी बोलते थे और ए और बी, तो इसको हम इस तरह से दर्शाते थे, ए और बी, या फिर बी और ए, इस तरह से दर्शाते थे। लेकिन किरण के साथ ऐसा नहीं है। किरण में क्या है, एक जगह से बिंदु जो निकल रहा है वो एक इनिशियल बिंदु हो गया, प्रारंभ बिंदु हो गया। अब अगर इसको ओ ए से हम दर्शा रहे हैं, ओ ए से हम दर्शा रहे हैं, मतलब क्या हुआ, जो ओ जो है एक प्रारंभिक बिंदु है। क्या है? प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, लेकिन इसको अगर ए ओ लिखेंगे तो यहाँ कहने का मतलब क्या हो गया, ए प्रारंभिक बिंदु होगा, तभी हम ए को लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम जैसे कि देख रहे हैं तो यहाँ ओ प्रारंभिक बिंदु है, ए नहीं है, इसीलिए हम ओ ए ओ नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ ओ ए लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। आज हम एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एकदम सिंपल सा है, जिसको बोलते हैं वक्र। वक्र के बारे में हमको जानना है। तो वक्र क्या होता है, इसके आकृति देखेंगे, मतलब फोटो देखेंगे का कैसा कैसा दिखता है, कैसे बनाया जाता है, ये सब देखना है। इसका महत्व क्या है ये हमको देखना है। ठीक है, इसका 3 अलग अलग चीज़ क्या क्या होता है वो देखना है वक्र के बारे में। तो यहाँ से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी कागज़ पर पेंसिल से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींची है? मान लीजिए ये कागज़ है, ठीक है, ये वाला कागज़ है, इसमें आप पेंसिल से कभी ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रेखा खींचे हैं? यही पूछ रहा है आपसे। किताब देखिए आपसे बात करता है, किताब से हमेशा बात करना चाहिए। तो उसी तरह से किताब देखिए, ये किताब को इस तरह से बनाया गया है कि वो आपसे बात करे, आप उससे बात कीजिए। तो किताबवा से बात करना पड़ेगा। ये पूछ रहा है, सवाल पूछ दिया किताबवा, क्या आपने कभी कागज़ पर पेंसिल से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींची है? अरे बहुत बार खींचे हैं, बचपन में तो ऐसे ही खींचते थे, टेढ़ा मेढ़ा रेखाएं खींचते थे। कुछ नहीं लिखने आता था तो क्या करते थे, ऐसे ऐसे लाइन खींच देते थे टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, ऐसा करने पर जो आकृतियाँ प्राप्त होती हैं वह वक्र कहलाते हैं। अब जब बच्चा थे तो आपको पता नहीं था कि उसको वक्र बोलते हैं। ठीक है, तो आप बच्चा थे तो आपको पता नहीं था, आप ऐसे लाइन खींच देते थे खटाखट ऐसे ऐसे, ये वक्र हो गया, इसी को हम वक्र बोलते हैं। अभी ऐसे देखने से लग रहा है इसका कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन अभी पता चलेगा इसका वैल्यू क्या है। ठीक है,
क्यों इसको हम पढ़ना चाह रहे हैं, इसके बारे में क्यों, मतलब एक तो एक टॉपिक बना दिया है इसके बारे में, ठीक है। ये समझते हैं। इनमें से कुछ आकृतियाँ को आप कागज पर बिना पेंसिल उठाए और रूलर का प्रयोग किए बना सकते हैं। ये सभी आकृतियाँ वक्र हैं, ठीक है। 4.10 एगो आकृति यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें बहुत सारा वक्र दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये सब वक्र दिया हुआ है। यहाँ पे ये है वक्र, ये है, सारा चीज़ है, क्या है, वक्र है। इसके बारे में और थोड़ा सा अच्छे तरह से यहाँ पे समझ लेते हैं। आम भाषा में वक्र का अर्थ होता है सीधा नहीं। तो आम भाषा में कोई बोलेगा वक्र बना, तो एकदम आपको रेखा खींचना है, वो सीधा नहीं होना चाहिए, ऐसा है, ठीक है। गणित में वक्र सीधी भी हो सकती है, लेकिन गणित में आप वक्र का इस्तेमाल कीजिएगा तो वो सीधी भी हो सकती है। जैसा कि ऊपर आकृति 10 पॉइंट इसमें दिया हुआ है। देखिए एक सीधा वक्र है, ये वाला सीधा है, तो ये भी वक्र कहलाएगा, ठीक है, में दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए कि आकृति 4.10 में वक्र 2, 3 और 7 स्वयं अपने को काट रही है, जबकि 1, 2, 5 और 6 में वक्र स्वयं को नहीं काटते हैं। यदि कोई वक्र स्वयं को न काटे तो वह सरल वक्र कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए, हम अभी देखते हैं वक्र को, ठीक है। कौन कौन सा जो आकृति है उसमें वक्र को देखते हैं। इसको मिटा लेते हैं पहले बढ़िया से, उसके बाद हम देखेंगे। आप अब ध्यान लगाइए यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए ये वाला जो वक्र है, 1 नंबर पे जो वक्र है, ये अपने आप को नहीं काट रहा है। अपने आप को काटने का मतलब क्या, हमें को हम वक्र बना दे रहे हैं, ठीक है, इसे बनाए, ठीक है। तो यहाँ से जब रेखा गया तो नहीं काटा अपने आप को, ये बन गया है। अब दूसरा नंबर पे भी देखिए, तो दूसरा नंबर में क्या हो रहा है, दूसरा का नंबर में तो मिल रहा है, अपने आप को काट दे रहा है, कैसे नहीं काट रहा है। मान लीजिए यहाँ से शुरू किया, ऐसे से आया, यहाँ पे आया, यहाँ मिला गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे पे लिखा है, यहाँ पे 3 और 7 में स्वयं अपने आप को काटती है। तो तीसरा नंबर पे आप देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर पे क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ होगा, ऐसे जाते फिर यहाँ पे आगे मिल गया, ठीक है, स्वयं को काट रहा है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे नहीं काट रहा है, सॉरी, यहाँ पे नहीं, 3 नंबर में काट रहा है, इसको हम नहीं बोलेंगे। यहाँ पे काट नहीं रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन 3 नंबर में देखिए, ये वक्र जब शुरू हुआ होगा तो कैसे शुरू हुआ होगा, मान लीजिए इधर से निकला, इधर से यहाँ से शुरू हुआ होगा, यहाँ से गया ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर इधर से मुड़ के फिर अपने आप को फिर से काट दिया इसे, ठीक है, इसको काट रहा है। उसी तरह से अब 7 नंबर पे भी देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से शुरू हुआ होगा, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए शुरू हुआ, ऐसे गया, ऐसे पार हो गया, फिर यहाँ पे काटा, ये वाला पे काट दिया, यहाँ पे फिर इधर गया, तो ये क्या कर रहा है, अपने आप को काट रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि वक्र जो स्वयं को नहीं काटते हैं, यदि कोई वक्र स्वयं को ना काटे तो वह सरल वक्र कहलाती है। तो इसमें से सरल वक्र कौन कौन सा है, कौन कौन सा वक्र जो है स्वयं को नहीं काट रहा है। तो इसमें से सरल वाला हो गया, ये एक हो गया, दूसरा हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को नहीं काट रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सरल वक्र बोलेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं बढ़िया से। अभी तब समझ में आ गया कि वक्र किसको बोलते हैं, सरल वक्र किसको बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह का वक्र हो सकता है, वो देख लेते हैं हम लोग। 5 सरल वक्र बनाइए और 5 वक्र बनाइए जो सरल ना हो, इन्हें देखें, ठीक है। आपको बोला गया है कि देखिए, किताब आपसे बोलेगी, बात करता है आपसे, फिर भी यहीं पे पढ़ते पढ़ते बोल दिया कि 5 को सरल वक्र बनाना है। सरल वक्र बनाने में क्या है, कुछ भी ऐसे से बना दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी है, ये तो सरल वक्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला पे काट दिया अपने आप को, तो सरल वक्र ये नहीं कहलाएगा। लेकिन ये सब जो बना है, ये सब सरल वक्र है। और 5 वक्र बनाए जो सरल ना हो, तो सरल ना हो तो मतलब क्या हो, काटना चाहिए। देखिए काट रहा है, ये सब क्या है, ये सब भी वक्र है, लेकिन ये सरल नहीं है क्योंकि काट रहा है एक दूसरे को, अपने आप को, ठीक है। संलग्न आकृति 4.11 में दी हुई दोनों वक्रों में क्या अंतर है। देखिए 2 वक्र दिया हुआ है, 4.11 जो आकृति है, यहाँ पे 2 वक्र दिया हुआ है। एक वक्र ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे है, एक वक्र ऐसे है, ठीक है, ऐसे दोनों वक्र है। दोनों में अंतर क्या है, पहली अर्थात आकृति 4.11 में 1 नंबर पे देखिए, पहला नंबर पे जो वक्र है खुली है, ओपन कर्व, ठीक है, इसको खुली वक्र बोलते हैं। ये ऐसे ही है, खुलल है, बंद, जुड़ल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कौन कौन सा खुलल है, ये सब खुला हुआ है, ये भी खुला है, ये भी खुला है, ये सब वक्र क्या है, खुला वक्र है। 2 में एक वक्र बंद है जिसको क्लोज्ड कर्व कहते हैं। क्या आप आकृति 1, 2, 5 और 6 में बंद वक्र और खुली वक्र बता सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सा दिया, 1, 2, 5 और 6। तो देखिए खुली वक्र और बंद वक्र में कुछ नहीं है, ठीक है। बंद वक्र में, तो खुली वक्र में क्या है, खुला रहेगा इसे,
ठीक है, जुड़ल नहीं रहेगा। जब मान लीजिए कि यहाँ से लाइन चलना शुरू किया ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जुड़ेगा कभी नहीं, इसे खुले रह जाएगा। लेकिन बंद वक्र जब बनाना है आपको, क्या करना है, कुछ हो नहीं, यहाँ से लाइन यहाँ शुरू हुआ, जहाँ से शुरू हुआ वहाँ के जोड़ देना है करा। कैसनो बनाएंगे हम लोग, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, जिससे मन करेगा वैसे बनाएंगे, लेकिन यहाँ आखिरी में यहाँ जुड़ना चाहिए, तो इसको हम क्या बोल देंगे, बंद वक्र बोल देंगे। ठीक है, तो आप लोग बचपन में ऐसा बनाते थे, लेकिन आपको पता नहीं था कि किसको बंद वक्र बोलते हैं, किसको खुली वक्र बोलते हैं, ठीक है, किसको सरल वक्र बोलते हैं, ये सब मालूम नहीं था। अभी यहाँ पे मालूम चल रहा है। तो यहाँ पे फिर किताब आपसे बात किया, क्या बात की, किताब ने बोला, ए बच्चा, ठीक है, एक दो, जैसे एक में, फिर दो में, और 5 नंबर में, और फिर 6ठा नंबर पे, इन लोग को देख के बताओ कि कौन वाला बंद वक्र है, कौन वाला खुली वक्र है। ये वाला खुला है, ठीक है, ये खुली वक्र है, ये भी खुला है, ये भी खुला है, ये भी खुला है, ये वाला बंद है, ये वाला बंद है, ये वाला बंद है, तो ये वाला क्या है, बंद वक्र। ठीक है, तो ये बंद वक्र हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइनियाँ चलना शुरू किया, फिर ऐसे ऐसे इन्हें स्टाइल मारते मारते या फिर यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब यहाँ चांद बना रहे थे, ठीक है, चांद बना रहे थे, यहाँ पे चांद बना रहे थे। चांद भी बनाने में क्या हुआ था, ऐसे मतलब आधा चांद बनाया है यहाँ पे, तो लाइनियाँ यहाँ शुरू किया ऐसे ऐसे, घूमते 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 ऐसे ऐसे आके यहाँ आ गया। तो याद रखिएगा कि बंद वक्र में क्या होता है कि लाइन मान लीजिए चलना शुरू किया, कितना भी स्टाइल का है ना मारे, मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया, इधर आके खूब स्टाइल मारा, इधर इसी से घूम रहा है एकदम पूरा इसी से स्टाइल मारते, लेकिन वहीं आके मिल गया तो इसको बंद वक्र बोल देंगे। ठीक है, एकदम समझ में आ गया। ठीक है, सिंपल सा था, बहुत आसान था। अब देखते हैं कि एक आकृति में स्थितियाँ, जो आकृति होता है उसमें अलग अलग तरह का स्थिति होता है, उसको भी समझते हैं। तो एक उदाहरण दिया हुआ है, किताब आपको फिर बता रहा है, एग्जाम्पल दे के बता रहा है, उदाहरण दे के। एक टेनिस कोर्ट में कोर्ट रेखा उसे 3 भागों में बांटती है। ये भाग है रेखा के एक ओर, रेखा पर, और रेखा की दूसरी ओर। तो टेनिस कोर्ट जैसे होता है, मान लीजिए ऐसे होता है ना, टेनिस कोर्ट ऐसे होता है। ठीक है, तो एगो बीचवा में रहता है, कारण अति लगल रहता है, क्या बोलते हैं, जाल लगल रहता है, एगो यहाँ रहता है इसे, एगो यहाँ रहता है, तो 3 गो रेखा है। ठीक है, तो एक रेखा में ही होता है, रेखा के एगो इस पार एगो इस पार होता है, देखिए। ठीक है, आप एक ओर से दूसरी ओर बिना रेखा को पार किए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो टेनिस कोर्ट में तो रेखा बहुत होता है, लेकिन एक रेखा, जैसे कि हम एक ही रेखा को यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये है 3 भाग में बांटता है, रेखा के एक इस ओर पहला ओर, एक दूसरा ओर, और एक रेखा में ही। ठीक है, अब इस ओर से आपको इस ओर जाना है, तो इसको पार करके जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि स्थिति क्या क्या है। ठीक है, एक आकृति में कौन कौन सा स्थिति है, एक स्थिति ये है, ये है, एक ये है, यही आप एग्जाम्पल से दर्शाना चाह रहा है। दूसरा उदाहरण में क्या है कि आपके घर की परिसीमा, बाउंड्री, आपके घर का जो बाउंड्री होता है, मतलब बहुत सुंदर घर बनाया है, उसका बाउंड्री है, घर को सड़क से अलग करती है। तो मान लीजिए कि एन से रोड जा रहा है, यहाँ आपका घरवा है, तो आपका जो परिसीमा है ये इससे आप सड़क से अलग होते हैं। बहुत लोग का घर तो इसी रहता है, इसी रहेगा, सटले रहेगा, रोडवा से थोड़ा सा खाली ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये जो क्या है, वक्र जो है, यही तो आपको अलग कर रहा है, बाउंड्री, जिसको परिसीमा बोलते हैं। ठीक है, तो आप परिसर के अंदर बाड़े की परिसीमा और परिसर के बाहर की बात करते हैं। ठीक है, तो घर का जो परिसर है उसके अंदर का परिसीमा, बाहर का बात करते हैं, किसकी वजह से होता है, परिसीमा की वजह से। एक यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इसी प्रकार एक बंद वक्र से संबंधित 3 भाग होते हैं जो एक दूसरे के पृथक होते हैं। तो एक देखिए यहाँ पे एक उदाहरण जो दिया हुआ है, ये आकृति 4.12 में, तो ये एक बंद वक्र है। इसका कितना भाग होता है, 3 भाग होता है। आपको इसे किताब है कि किताब में बोल दिया है, दिखा दिया फोटो, बोल रहा है कि इसका कितना भाग होता है, 3 भाग होता है। कौन कौन सा भाग होता है, तो पहला भाग जो है वक्र का अभ्यंतर, इंटीरियर, अंदर का भाग, जो ये वाला जो अंदर का जो पूरा भाग जो दिख रहा है, इधर रंगल है, वो वाला पूरा भाग हुआ, ये वाला पूरा अंदर वाला लाइनिया से अंदर जितना भाग है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो अभ्यंतर कहलाएगा, जो ये वक्र है। ठीक है, ये जो लाइन जो बनाया हुआ है, ये वाला पूरा वक्र है। ठीक है, ये सब वक्र है, ये सब वक्र है। क्या है, वक्र है, ऐसे बढ़िया से नहीं बन रहा है, मतलब वक्र है ये, यहाँ पे से मिल गया। इसके अंदर वाला भाग, अंदर वाला मतलब क्या हुआ, ए वाला भाग, ए पार्ट जो नाम दिया गया है ए, मतलब पूरा जो भाग हो जाएगा, इसको एकदम रंग दीजिए पूरा अंदर वाला भाग को, इसको बोलते हैं अभ्यंतर, इंटीरियर, अंदर का भाग को बोला जाता है। एक सीमा तो हो गया, एक भाग हो गया। दूसरा भाग क्या हो गया, वक्र की परिसीमा, बाउंड्री। तो वक्र की परिसीमा कौन सी हो जाएगी, वक्र का बाउंड्री कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा।
तो ये वाला जो लाइनिया है एकरा में अगर इसी से लाइन बना दीजिए, यही वाला बाउंड्री हो गया, ठीक है, ये बाउंड्री कहलाएगा आपका वक्र का। तो ये सब बाउंड्री हो गया इसमें, ये सब ऐसे 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 बढ़िया से नहीं बन रहा, लेकिन ये बाउंड्री है। ये दूसरा भाग हो गया। तीसरा भाग में क्या हो गया, वक्र का बाहरी बहिर्भाग, एक्सटीरियर, मतलब ये जो वक्र है इसका बाहर वाला भाग ये सब आ गया, ये सब बाहरी भाग गया। तो वक्र जो भी होता है, अगर बंद वक्र है, ठीक है, क्लोज कर्व है, तो उसका 3 भाग होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है ABC के माध्यम से, नीचे पे ABC के बारे में लिखा गया है, यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया है। यहाँ पे क्या लिख दिया है कि सम्मुख आकृति 4.12 में ए वक्र के अभ्यंतर में है। ए जो है वक्र के अभ्यंतर मतलब वक्र के अंदर में है, अंदरी भाग है ये ए पूरा पूरा इस सबको ए बता दिया गया है। उसी तरह से सी उसके बहिर्भाग में है तथा और बी स्वयं वक्र की परिसीमा है। तो सी जैसे सी दिखाया है ना, ये बहिर्भाग है, बहले का बाहर का भाग सी से दिखा दिया गया है, और बी को परिसीमा से दिखाया गया है कि यही वाला परिसीमा में एक पॉइंट दिखा दिया, बी बोल दिया है, ठीक है, बी है। वक्र के अभ्यंतर और उसकी परिसीमा को मिलाकर उस वक्र का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है कि वक्र की परिसीमा वक्र के अभ्यंतर और उसकी परिसीमा को मिलाकर, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए इस वक्र का क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा क्षेत्र है, तो इसका क्षेत्र बताने के लिए आपको क्या करना होगा, जो वक्र का परिसीमा है, ये वाला लाइनिया है जो वक्र के, ठीक है, ये वाला लाइनिया को मिला करके, ये लाइन पूरा मिल रहा है ना, इसके अंदर जितना चीज आया पूरा इसको इसको मिला करके भी ये हो गया क्षेत्र, ठीक है, रीजन इसको बोलते हैं। जो आपने बंद वक्र खींचा है उसमें 3 क्षेत्रों को दर्शाया गया है, ठीक है। तो जो भी वक्र हमने खींचा है बंद वक्र, इसमें 3 क्षेत्र को दर्शाया गया है। 3 क्षेत्र क्या क्या है, यहाँ ऐसे नाम सिंपल बोलिएगा तो ABC दिया गया हुआ है, लेकिन एक अंदरी क्षेत्र है, ठीक है, अभ्यंतर है अंदर का, एक परिसीमा है और एक एक्सटीरियर है बाहर। बच्चा पार्टी, आज का जो हमारा क्लास है, आज का क्लास में हम क्या करेंगे, बहुभुज से शुरू करेंगे भैया, ठीक है। ये बहुभुज 4.9 है, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। अब देखिए हम लोग शुरू करेंगे कहने का मतलब क्या हुआ, किताब से क्या करेंगे, बातें करेंगे। देखिए आपको जब भी कुछ सीखना हो, ज्ञान अर्जित करना हो, तो किताब से आपको बातें करना पड़ेगा। क्यों बातें करना पड़ेगा भाई, किताब के पास इतना नॉलेज है, इतना सारा चीज़ लिखा हुआ है किताब में, आप उसको पढ़िएगा, उससे बात कीजिएगा तो आपको बहुत चीज़ समझ में आएगा। तो NCERT का जो किताब है वो बहुत बेहतरीन बनाया गया है, ठीक है। तो आप सोचिए कि आप पढ़ने से कतराते हैं, किताब नहीं पढ़ते हैं, यही दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो बहुभुज से हम शुरू करेंगे, देखते हैं क्या क्या हमको सिखाता है आज ये किताब, ठीक है। उसके आधार पर हम लोग बात करते हैं। पहली बात आपसे बोल रहा है, आप जब भी किताब पढ़िएगा तो किताब को किताब की तरह नहीं देखिएगा। आप ऐसा समझ के चलिए कि किताबुआ एक आदमी है, ठीक है, वो आदमिया है, वो कुछ कुछ बोल रहा है यहाँ से सामने से। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला, पहला बात क्या बोला भाई, पहला बात बोला है कि नीचे दी हुई आकृतियों 4.13 का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर को देखिए। तो ये बोल दिया कि देखिए, आप समझिए कि आदमी है, यहाँ पे आकृति दिया हुआ है ये सब, ठीक है, ये दिया है, ये सब आकृति दिया हुआ है। अब बोला है कि इन लोग को देखिए, आप देख लिए, बढ़िया से देख लीजिए एकदम ध्यान लगा के। उसके बाद आप इनके बारे में क्या कह सकते हैं। पहले तो बोला कि भाई तुम आकृति लोग को देखो, जो आकृति यहाँ पे दिया हुआ है उसको देखो, अब बताओ इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है, तुम इनको क्या क्या बोलोगे, कुछ बोल सकते हो क्या। ऐसे सोचिए ना कि एक मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है, आपको एक आदमी को दिखा दिया, आप देख लिए, बोलेगा कि बताओ एक बारे में तुम्हारा क्या राय है, मतलब बोल बोल बोल। उसी तरह से यहाँ किताब आपसे बोला भाई देखो ये सब आपको दिया गया है, ठीक है, आप बताओ तुम्हारा राय क्या है, क्या ये बंद आकृतियां वक्र हैं, वक्र बंद आकृतियां हैं क्या, यह एक दूसरे के दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अब देखिए आपको देख लिया, उसके बाद आप राय दो, फिर आपसे सवाल पूछने लगा। पहला सवाल क्या पूछा भाई, क्या ये बंद आकृतियां हैं, हाँ हैं, हम देख रहे हैं सारी आकृतियां क्या है, बंद हैं, ठीक है। फिर अगला सवाल क्या पूछा है कि यह एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, मतलब ये एक दूसरे से किस प्रकार अलग अलग दिखते हैं, ये पूछ दिया। फिर है आकृति 1.43 में 43 का 1, 2, 3, 4 में कुछ विशेषता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 1, 2, 3, 4, इन दिनों में, इन चारों में कुछ विशेषता है। अभी देखिए किताब फिर आपसे बोल रहा है, एक चीज़ बता रहा है, क्या बता रहा है, कुछ विशेषता तो है उन लोग में, लेकिन तुमको पता नहीं है, तुमको खोजना पड़ेगा बाबू।
ठीक है, विशेषता है। ऐसी आकृतियां बहुभुज कहलाती हैं। ऐसा जो आकृति आप देखिएगा, जो एक एक में देख रहे हैं, दो में देख रहे हैं, तीन में देख रहे हैं, चार में देख रहे हैं, इस तरह का आकृति आपको जहां भी दिखे आप उसको बहुभुज कह सकते हैं। और इसको अंग्रेजी मीडियम वाला क्या बोलता है? पॉलीगॉन्स बोलता है, ठीक है। अतः एक आकृति बहुभुज होती है जब वह एक सरल बंद आकृति हो और केवल रेखाखंडों से ही बनी हो। 10 अलग अलग आकृतियों वाले चतुर्भुज बहुभुज बनाइए। या देखिए, बहुभुज का सीधा सीधा परिभाषा क्या बोला, किताब ने आपको बोला, देखिए पहले बोला आकृति को देखो भाई साहब, ठीक है, देख लिए, पूछा राय, आपका अपना राय दीजिए, ठीक है, हम नहीं दे पाए भाई, पहले हमको नहीं मालूम था, फिर 2-3 को सवाल पूछ दिया, फिर पूछ रहा है कि, फिर बोल रहा है कि नहीं, जो 1 2 3 4 है ना, ये लोग बहुभुज कहलाता है। ले, फिर नीचे लिखा काहे बहुभुज कहलाता है। बहुभुज में क्या होता है कि ये जो कुछ भी आकृति दिख रहा है वो रेखाखंड से बना होना चाहिए। तो रेखाखंड किसको बोलते हैं? ये एक रेखाखंड हुआ, रेखाखंड ये हुआ। मान लीजिए कि ऐसा रेखाखंड बहुत सारा, इसको जोड़ के अगर बना दीजिएगा एक आकृति, तो वो बहु, जैसे देखिए ये एक रेखाखंड हुआ, ये एक रेखाखंड, 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 रेखाखंड है, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए? बंद आकृति होना चाहिए, ठीक है, बंद आकृति, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बहुभुज। अब देखिए 5वां नंबर जो है ये बहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें कितना रेखाखंड दिख रहा है आपको? 1 रेखाखंड, 2 रेखाखंड, 3 रेखाखंड, और ये वाला जो है रेखाखंड नहीं, ये गोला है, ठीक है। तो इसीलिए ये आकृति नहीं हुआ, ये क्या बोलते हैं? ये बहुभुज नहीं कहलाएगा, ठीक है। फिर आपसे कुछ देखिए, ये एनसीईआरटी किताब है, बहुत बहुत मज़ेदार है, आपको बहुत कुछ सिखाता भी है। आपको पढ़ाते पढ़ाते बोल दिया भाई देखो, निम्न की सहायता से एक बहुभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए। तो क्या क्या आपको सहायता लेना? पहले माचिस का तिल्ली लेके 5 माचिस का तिल्ली लेना है, उसे एक बहुभुज बनाना है। तो मान लीजिए कि आपके पास माचिस का तिल्ली है 1 2 3 4 5, इससे एक बहुभुज बनाना है आपको। तो आप जोड़ के बना सकते हैं ऐसे करके, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक बहुभुज हो गया, किसमें? 1 2 3 4 5। तो माचिस का तिल्ली, ये वाला का मान लीजिए माचिस का तिल्ली है, ये भी माचिस का तिल्ली है, बढ़िया से नहीं बना है, मेरा ड्राइंग खराब है, ठीक है। तो ये देखना है। फिर बोल रहा है कि माचिस की 4 तिल्ली लेना है, इसमें 5 तिल्ली लेना है, इसमें 4 लेना है, ठीक है। फिर 3 तिल्ली लेके बनाना है, फिर 2 तिल्लियाँ लेके बनाना है, 2। तो 2 से बहुभुज बनेगा क्या? नहीं बनेगा। 2 तिल्ली क्या करेगा? 1 जोड़िएगा तो ऐसे, ठीक है, 2 से बहुभुज नहीं बनेगा। अभी देखिए ये कैसा गेम खेलता है एनसीईआरटी, आपके साथ कैसे खेला है देखिए। पहले तो बोला कि ठीक है, हम आपको बोल देते हैं ये सब लीजिए, आप माचिस का तिल्ली लीजिए, पहले 5 लीजिए, फिर 4 लीजिए, 3 लीजिए, 2 लीजिए, ऐसे करके आप बहुभुज बनाने का कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे फिर सवाल पूछा, उपरोक्त में से किस स्थिति में यह संभव नहीं हुआ और क्यों? तो देखिए जो 2 वाला माचिस का तिल्ली है, इस स्थिति में संभव नहीं हुआ, क्योंकि 2 माचिस तिल्ली क्या हो गया, मान लीजिए कि इसका दोनों जगह को जोड़ने का कोशिश की, 1 से जोड़ दीजिए, तो एक साइड खाली रह जाएगा, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो 1 के ऊपर 1 रखिएगा, ठीक है। तो ये बंद ये नहीं दिखा हमको, यहाँ पे खाली रहना चाहिए, नहीं है, इसीलिए नहीं हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे अब ये सब तो खेल खिला देता है एनसीईआरटी, इसीलिए ऐसा करता है कि आपका मन पढ़ाई में लगा रहे। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि एनसीईआरटी को एकदम मस्त तरीके से पढ़ना है, ठीक है। बहुत मजा आएगा इसमें, बहुत मजा है। अगला जो टॉपिक अगला इसी में है, क्या पढ़ना है? बहुभुज में क्या क्या होते हैं? भुजाएं होते हैं, शीर्ष होते हैं और विकर्ण होते हैं। अब ये क्या क्या चीज़ है, इनको देखना है। अभी तक तो आप समझे बहुभुज किसे कहते हैं। अब बहुभुज के अलग अलग पार्ट हैं, भुजाएं, शीर्ष, विकर्ण। अब इसके बारे में आपको एनसीईआरटी बताना चाहता है। फिर एनसीईआरटी को हम पढ़ते हैं कि संलग्न आकृति 4.14 को देखिए, इसको बहुभुज कहने के लिए कुछ कारण दीजिए। अभी ये जो आकृति आप देख रहे हैं, इसको बहुभुज कहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? क्यों अब हम इसको बहुभुज कहते हैं? क्यों? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाती हैं। तो एक बहुभुज जो बन रहा है, उसको बनाने में जो रेखाखंड उसमें इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेखाखंड नहीं कहेंगे, उसको हम भुजाएं कहेंगे। जब भी हमको नाम लेना रहेगा तो उसको नाम क्या रहेगा? उसका भुजा, साइड बोलते हैं उसको। तो इसमें कितना भुजा है? देखिए ये वाला एक भुजा हो गया, ये वाला एक भुजा हो गया, क्योंकि ये सब एक रेखाखंड है। ये एक भुजा हो गया, ये एक भुजा हो गया और ये एक भुजा हो गया, ये लोग रेखाखंड है, ठीक है।
तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भुजाएं बोलते हैं, साइड बोलते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ कि भुजा किसको बोलते हैं, ठीक है, इसको भुजा बोलते हैं। अगर नहीं समझ में आता तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। बहुभुज ए बी सी डी ई, देखिए यहाँ से ए बी सी डी ई, ये क्या है, बहुभुज की भुजाओं के नाम क्या हैं। अब ए बी सी डी जो है उनका नाम क्या है, ये जो बहुभुज है ए बी सी डी, उसका नाम कैसे रखेगा। जैसे कि हम भुजा हो गया, बहुत सारा भुजा हो गया, देखिए हम क्या बोले, ये भुजाएं हैं बहुभुज के, कौन कौन भुजाएं हैं, एक ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये है, साइड है, ये भुजा है। अब इन लोगों का नाम क्या है, कैसे पता करिएगा, आपसे पूछ देगा कि ये भुजा का नाम बताओ, ठीक है। तो इस तरह से आराम से हम कर सकते हैं। फिर एक क्या लिखा है, ध्यान दीजिए कि दोनों कोनों को किस क्रम में लेकर बहुभुज का नाम लिखा गया है। तो यहाँ देखिए बहुभुज का नाम लिखने के लिए आप देख सकते हैं कि कोन का किस क्रम में लिखा गया है। तो हम लिए ए बी सी डी, इस तरह से हम रखे हैं नाम। तो यहाँ पे ए बी सी डी एक बहुभुज है, ए बी सी डी, ठीक है। इसकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी डी ई और ई ए हैं। तो इसकी भुजा जो है, अब इस भुजा का नाम देना चाहिएगा तो ए बी, ऐसे लगा दिए तो भुजा का नाम हो गया ए बी। ये भुजा का नाम क्या होगा, बी सी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, हम ए बी लिखे हैं, क्यों ए बी लिखे हैं कि क्योंकि इस चतुर्भुज का जब इस बहुभुज का नाम रखते हैं तो ऐसे हम घूमते हैं, इस तरह से जाते हैं। तो यहाँ ए, इसीलिए ए को पहले लिखें और बी को बाद में लिखें, ए को फर्स्ट नंबर, बी को सेकेंड नंबर पे, ठीक है। अब जब इस भुजा का नाम देने लगे तो बी को पहले रखें, फिर सी को, बी सी। फिर अगर इस भुजा का नाम देंगे, इसको मिटा देते हैं, ये वाला इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला भुजा का नाम क्या हो जाएगा आपका, ये वाला भुजा का नाम हो जाएगा सी डी, ठीक है। ये भुजा का नाम क्या हो जाएगा, ये भुजा का नाम हो जाएगा डी ई, और ये भुजा का नाम क्या हो जाएगा, ई ए, ठीक है, ई ए। तो ये भैया आपका हो गया भुजा, ठीक है, ठीक है। दो भुजाएं जहां मिलती हैं उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। जहां पे दो भुजा मिलता है उस भुजा को हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। मतलब कौन सा शीर्ष है इसमें बताइए, तो मिटा दे रहे हैं इसको, आप समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये एक बहुभुज है, इसमें दो भुजाएं कहाँ कहाँ मिल रही हैं, उसको हम शीर्ष बोलेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पे ये एगो भुजा है और एक भुजा ये है, ये दोनों भुजा कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, इसी को हम क्या बोल देंगे, शीर्ष, ठीक है। इसी को क्या बोलता है अंग्रेजी वाला, वर्टेक्स, अंग्रेजी मीडियम वाला। अभी देखिए एक भुजा यहाँ पे मिला, एक भुजा इधर से मिला है, तो इसी को भी क्या बोलेंगे हम, शीर्ष, ठीक है। इसमें कितना टोटल शीर्ष हो गया, 1 2 3, यहाँ भी ये भुजा मिल रहा है, ये भुजा मिल रहा है 3, फिर यहाँ भी ये भुजा मिल रहा है, ये मिल रहा है 4, और यहाँ भी एक भुजा, ये भी भुजा मिल रहा है 5, इसमें 5 शीर्ष है, ठीक है। इसी को शीर्ष बोलते हैं। ये भी शीर्ष हो गया आपका, शीर्ष हो गया, ये भी हो गया शीर्ष, ठीक है, सब शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, सब शीर्ष है। समझ में आ गया शीर्ष क्या होता है। यहाँ दो चीज़, यहाँ से देखिए भुजाएं समझ में आ गया, शीर्ष समझ में आ गया। अभी आगे देखते हैं, थोड़ा विकर्ण उकर्ण के बारे में समझेंगे आगे चल के। फिर देखिए आगे, फिर एनसीईआरटी आपसे क्या कहता है, भुजाएं ए ई और ई डी बिंदु ई पर मिलती है, ठीक है। भुजाएं ए ई और ई डी जो है ई पर मिलता है, कौन सा बिंदु पर मिलता है, ई पर मिलती है। इसीलिए ई बहुभुज ए बी सी डी ई का एक शीर्ष है, बी और सी इसके अन्य दो शीर्ष हैं। क्या आप इन बिंदुओं पर मिलने वाली भुजाओं के नाम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पहले जैसे क्या बताएं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ए ई है और ई डी है, ए ई और ई डी जो वहाँ मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, ई पर मिल रहा है। तो ई क्या हो गया, एक शीर्ष हो गया। उसी तरह से ये भी एक शीर्ष हो गया, ये सब हम बता चुके हैं। तो ये भी एक शीर्ष हो गया, क्यों, भुजा भुजा वहाँ पे मिल रहा है इसीलिए शीर्ष हो गया। तो किताब देखिए वही चीज़ पूछ दिया आपसे, वही चीज़ जो चीज़ हमने बताया पहले, ठीक है। नाम लिख सकते हैं, तो वो भी नाम लिखने के लिए बोल रहा है कि इस तरह जैसे जैसे ई पर जो भुजा मिलता है उसका नाम लिखा है, ए ई और ई डी लिखा है, उसी तरह से हम बोलते हैं कि अगर बी पे अगर कोई भुजा मिल रहा है बी पे, तो इसका हम क्या क्या शीर्ष का नाम लिख सकते हैं, ए बी और बी सी। ये दोनों कहाँ पे मिल रहा है, बी पे मिल रहा है, ए ई और बी सी दोनों पे कहाँ, बी पे मिल रहा है, ठीक है। ये भी एक भुजा का नाम हो गया, दो भुजा का नाम, सही है यहाँ तक। क्या आप उपरोक्त बहुभुज ए बी सी डी ए के अन्य शीर्षों के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि जितना अलग अलग जितने भी शीर्ष हैं सबके नाम लिखना है। ये सब, ये शीर्ष, ये सब शीर्ष है, इन लोग का नाम लिख सकते हैं आप।
कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु को बहुभुज की आसन भुजाएं कहते हैं, एडजेसेंट साइड कहलाती है। जैसे कि अब उदाहरण में आसन भुजाएं किसको कहते हैं, उदाहरण में देखिए, क्या ए बी और बी सी आसन भुजाएं हैं? यहाँ पे सवाल पूछ रहा है। ए ई और डी सी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन कहलाते हैं। शीर्ष ई और डी आसन शीर्ष है। ई और डी क्या है? आसन शीर्ष है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए एक ये भुजा है, इसका दो अंत हुआ ना भैया, तो इसी अंत को हम क्या बोलेंगे? आसन शीर्ष बोलेंगे। ये भुजा का दो अंत हुआ ये, और उसी तरह से इस भुजा का आसन शीर्ष कौन सा होगा? ये होगा और ये होगा। इस भुजा का होगा ये और ये होगा, ठीक है। जबकि शीर्ष ए डी आसन शीर्ष नहीं है, तो ए और डी क्या है? आसन शीर्ष नहीं है। क्यों नहीं है? ये दोनों अगल बगल में नहीं है। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, जो भी शीर्ष अगल बगल में होते हैं उनको हम आसन शीर्ष बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष दोनों एक दूसरे के बगल में है, आसन शीर्ष हो गया। तो यहाँ पे ई और डी क्या है? ई एंड डी आसन शीर्ष है। उसी तरह से ए और डी आसन शीर्ष नहीं है, क्योंकि ए और डी आसन शीर्ष नहीं है, ये आसन शीर्ष है। क्यों? ए और डी एक दूसरे के बगल में नहीं है। ए के बगल में ई है और बी है इसके बगल में, उसी तरह से बी के बगल में ए है और सी ये वाला बगल में है, ठीक है। तो ये देखना है, तो आसन शीर्ष का मतलब यही हुआ कि बगल में कौन कौन सा है, ठीक है। अब तो ठीक है, यहाँ से पता चल गया आसन शीर्ष किसको बोलते हैं, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, उन शीर्षों को लीजिए जो आसन शीर्ष नहीं है, ऐसे शीर्षों को मिलाने से बने रेखाखंड बहुभुज के विकर्ण कहलाते हैं। अब आपको सोचना है, आपको पता चल गया कि आसन शीर्ष कौन कौन सा नहीं है, उसको मिला दीजिए। मतलब जैसे ए और डी आसन शीर्ष नहीं है, तो हम ए और डी के बीच में लाइन खींच दें, ये वाला, ठीक है। ई और बी क्या है? आसन शीर्ष नहीं है, तो ई और बी के बीच में हम लाइन खींच दें ऐसे। उसी तरह से सी और ए आसन शीर्ष नहीं है, तो उसके बीच में लाइन खींच दिए। और बी और डी भी आसन शीर्ष नहीं है, उसके बीच में लाइन खींच दिए। ई और सी भी आसन शीर्ष नहीं है, उसके बीच में लाइन खींच दिए। ये जो बीचवा में लाइनियाँ खींचे है ना, इसी को बोलते हैं विकर्ण, ठीक है। डायगोनल बोला जाता है इसको, विकर्ण, ठीक है। तो जो भी आसन शीर्ष नहीं है उनके बीच में अगर लाइन खींच दें तो वही लाइन जो बनेगा उस लाइन को हम बोलते हैं विकर्ण, डायगोनल कहलाते हैं वो, ठीक है। तो संलग्न आकृति में रेखाखंड ए सी, ए डी, बी डी, बी ई और सी ई बहुभुज के विकर्ण है। तो कौन कौन से विकर्ण हो गया? ए सी एक विकर्ण हो गया। उसी तरह से ए डी एक विकर्ण हो गया। उसी तरह से बी डी ये भी एक विकर्ण हो गया। बी ई भी एक विकर्ण हो गया। और सी ई भी एक विकर्ण हो गया। ये सब क्या है? विकर्ण है इस बहुभुज का, ठीक है। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी का काम होता है कि भैया हम आपको तो सिखा रहे हैं, आप हम जानना चाहते हैं कि आप सीख पा रहे हैं कि नहीं, इसीलिए आपसे सवाल पूछ देता है, ठीक है। तो ये किताब आपसे सवाल फिर से पूछा है, क्या रेखाखंड बीसी एक विकर्ण है, क्यों या क्यों नहीं? तो पहली फुर्सत में आपको ये निकालना है कि जो रेखाखंड बीसी है वो एक विकर्ण है कि नहीं। तो रेखाखंड कौन सा? बीसी एक रेखाखंड ये वाला है, तो नहीं, यह एक विकर्ण नहीं है। अब विकर्ण क्यों नहीं है ये समझिए। पहला उत्तर इसमें दीजिएगा कि विकर्ण क्यों नहीं है, क्योंकि ये आसन भुजाएं हैं, आसन शीर्ष है। बी और सी क्या है? आसन शीर्ष है। तो आसन शीर्ष के बीच में विकर्ण नहीं हो सकता है, ठीक है। जो आसन शीर्ष नहीं होते हैं उनके बीच में विकर्ण होता है, मतलब इसके बीच में विकर्ण हो सकता है, लेकिन इसके बीच में विकर्ण नहीं हो सकता है, ठीक है। सिंपल सा बात है, ये हो गया इसका उत्तर, तो नहीं है। आकृति ए बी सी डी ई के सभी भुजाओं आसन भुजाओं और आसन शीर्षों के नाम लिखिए। तो ये जो आकृति दिया हुआ है इसमें भुजा का नाम लिखना है, शीर्ष का नाम लिखना है, आसन भुजा का नाम लिखना है, आसन शीर्ष का नाम लिखना है, सबका नाम लिखना है। एक बहुभुज ए बी सी डी ई एफ जी एच बनाइए और उसकी सभी भुजाओं, आसन शीर्ष तथा शीर्षों के सहित विकर्णों का नाम लिखिए। तो आपको एक बहुभुज बनाना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच नाम करके, उसमें विकर्ण का नाम लिखना है, फिर भुजा का नाम लिखना है, आसन भुजा का नाम लिखना है, आसन शीर्ष का नाम लिखना है, सब चीज़ का नाम लिखना है, ठीक है। ये सब का नाम लिखना है। फिर इधर फिर अगर देखिए यहाँ तक बढ़िया समझ में आ गया है ना, तो सवाल एकदम मस्त बन जाएगा। इधर बहुत ही आसान चीज़ है। कोण, चैप्टर 4 का 10वां भाग कोण, ठीक है। कोण के बारे में हमको पढ़ना है। देखिए बच्चा लोग, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी ज़िंदगी में खाली ही खालीपन भरा हुआ है, आपकी ज़िंदगी
खाली खाली है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस एक आदमी आपको चाहिए बात करने के लिए। आप उस इंसान के जगह में इस किताब से बातें कर सकते हैं। एनसीईआरटी की किताब, आप इससे बातें तो करना शुरू कीजिए, कहाँ ना कहाँ ले जाएगा, आप देखते रह जाइएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। तो हमने जैसे भी पहले बोल रखा है कि आपको क्या करना है, किताब से बहुत बढ़िया से बात करना है। बहुत अच्छा से लोग से बात कीजिएगा ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस बुक को इस तरह से डिज़ाइन किया ही गया है। शुरू करते हैं। कौन को समझते हैं क्या है, बहुत सिंपल और सरल भाषा में, ठीक है। और ये बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत आसानी से हो जाएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। जब कोने बनते हैं तो कोन भी बनते हैं, ठीक है। जब देखिए कोना बनेगा, जो कॉर्नर जिसको बोलते हैं, मान लीजिए कि कॉर्नर किसको बोलते हैं, घर में जो दीवार, दो दीवार जहाँ मिलता है वहाँ पे कॉर्नर होता है, ठीक है। तो वहाँ कोन भी बनता है। कोन, अभी इसको समझते हैं। आप यहाँ पे एक आकृति देख रहे हैं, तो पहले किताबुआ का बात सुन लेते हैं, कहना क्या चाह रहा है। यहाँ एक आकृति 4.16 दी है, जहाँ एक बॉक्स का ऊपरी सिरा कब्जा लगे एक दरवाजे की तरह है। तो यहाँ पे देखिए एगो आकृति दिया हुआ है, इसे बॉक्स है, ठीक है। ये मान लीजिए कैसे बॉक्स दे दिया है, ये वाला बॉक्स देख रहे हैं, हाँ ये वाला बॉक्स है, ऐसे ऐसे बॉक्स है। लेकिन इसका ऊपर वाला सिरा को देखिएगा, ये वाला सिरा, ये वाला, ठीक है। तो लग रहा है कि गेट जैसा है, खुलल है, ठीक है। नहीं लग रहा है कि गेट जैसा ऐसे खुला हुआ है ऊपर की ओर, यही तो लग रहा है। तो ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दरवाजे की, फिर यहाँ पे बोलता है बॉक्स के किनारे एज एडी और दरवाजे के किनारे एपी की दो किरणें। तो यहाँ पे देखिए दो किरण आपको निकालना है। क्या करना है, अभी इसको मिटा दे रहे हैं बढ़िया से, फिर बढ़िया से बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे बॉक्स के किनारे एज एडी जो है, लिखिए एडी जो बॉक्स का किनारा है ये वाला, यहाँ से वो किरण लेके जाना है। ये वाला मतलब मान लीजिए कि यहाँ से किरण निकल रहा है। किरण का मतलब क्या हुआ, सनलाइट, सूरज की रोशनी एकदम पार हो रहा है और बहुत सीधी रेखा में गति करता है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है। ये जो फोटोवा बनाए हैं, जैसे कि लाइनियाँ खींचे, इसे थोड़ा टेढ़ा खींच दिए हैं। क्या कीजिएगा, हमारा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये क्या होता है, पूरा एकदम सीधा होता है। आप देख सकते हैं ना, पूरा सीधा है, एकदम 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 सीधा है, ठीक है। और दरवाजे के किनारे एपी की दो किरणें। देखिए दरवाजे के किनारे एक, जो ये दरवाजा है वाला, एक किनारा कौन सा हो गया, ये वाला एगो किनारा हुआ। तो यहाँ से वो लाइन इसे खींचा गया एपी, ठीक है। ये वाला हम देखिए, ये वाला लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला। तो अब नाम इसको कैसे दिया गया है, एपी, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, इसको आसानी से खींच देते हैं, ऐसे है, थोड़ा ड्राइंग अच्छा नहीं है। तो एपी हो गया, ठीक है। एपी कैसे हुआ, यहाँ पे ए है और यहाँ पे पी है। और एडी कैसे हुआ, यहाँ पर ए है और यहाँ डी है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये वाला को हम खाली लाइनियाँ खींच रहे हैं ऐसे, और ऐसे गया है कि नहीं, ऐसे गया है कि नहीं। तो यहाँ पे पी था और यहाँ पे डी था, याद रखिए एकदम, ए यहाँ पे था। तो यही बोल रहा है कि अब यहाँ पे देखिए एडी और एपी के रूप में कल्पना की जा सकती है, ठीक है। इन दोनों किनारों में एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु ए है। यह कहा जाता है कि ये दोनों किरणें एक कोण बना रही है। अभी देखिए दो को किरण निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है भैया, ए से निकल रहा है। ए से निकल के ये इधर की ओर जा रहा है, एक इधर की ओर जा रहा है। अभी दोनों किरण मिलके, किरण कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, सन रे, रे जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में, ठीक है। यहाँ से एगो निकला इधर, एगो इधर गया। अब इन दोनों के बीच जो ये है ना, ये वाला को बोलते हैं कोण, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यह कहा जा रहा है कि ये क्या बना रहा है, कोण बना रहा है। तो यहाँ भी देखिए, पहले आकृति में देखिए दरवाजा खुल रहा है, दरवाजा के बीच और ये वाला के बीच में कोण बन रहा है, ठीक है। अभी और समझते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोण, यही वाला को हम क्या बोलेंगे, कोण, ठीक है। यही वाला को हम क्या बोलेंगे, कोण बोलते हैं। अभी आगे देखते हैं। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से एक कोण बनता है। तो दो प्रारंभिक बिंदु है, उससे क्या बनता है, एक कोण बनता है। देखिए एक बिंदु इधर गया, एक इधर गया, ठीक है। इससे क्या बन रहा है, एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से एक कोण बनती है। तो मतलब एक बिंदु ये है, यहाँ से दो किरण निकल रहा है, किरण इधर की ओर जा रहा है, किरण इधर की ओर, दोनों से क्या हो रहा है, एक कोण बन रहा है। कोण को बनाने वाली दोनों किरण, उसकी भुजाएं आर्म्स या साइड कहलाती हैं। तो जो भी किरण से, जो भी मतलब जो भी भुजा से, जैसे कि कोण बन रहा है, इसे किरण इधर गई है, एक किरण इधर है, ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, भुजा बोलेंगे, या फिर आर्म्स बोलेंगे, या साइड बोल देंगे, अंग्रेजी में बोल देता है इस तरह, ठीक है। कहलाती हैं उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु। कोण का शीर्ष, या फिर उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वर्टेक्स कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रारंभिक बिंदु है, उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु कौन सा हो गया, इसको मिटा के एकदम फिर नया 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 नवीला बना देते हैं, ठीक है।
तो जैसे कोण कैसे बना था हम दिखा रहे हैं फिर से। क्या होता था कि एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ से निकला एक किरण इधर, एक किरण इधर की ओर, ठीक है, ये वाला बिंदु है, यहाँ ए, इधर पी था, इधर डी था, ठीक है। तो यहाँ से जो उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु कौन सा हुआ, ए हो गया आपका प्रारंभिक बिंदु। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे शीर्ष, ठीक है, या फिर वर्टेक्स। समझ में आ गया आपको। वर्टेक्स किसको बोलते हैं, फिर एज किसको बोलते हैं, मतलब भुजाएं किसको बोलते हैं, इसमें अंतर हो गया, कोण किसको बोलते हैं, ये समझ में आना चाहिए। तो इसको वर्टेक्स बोलते हैं, इसको भुजा बोलते हैं, ये वाला को ये वाला को भुजा बोलेंगे, ये वाला को भुजा बोलेंगे, और ये वाला को क्या बोलेंगे, यहाँ जो ये जो दोनों के बीच में है इसको क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक 3 चीज़ समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। अब एक फोटो यहाँ पे और दे दिया है। अब क्या पूछ रहा है, संलग्न आकृति में किरण OP और OQ से बने एक कोण को दर्शाया गया है। कोण को दर्शाने के लिए शीर्ष पर एक छोटे वक्र का प्रयोग किया गया है। O इस कोण का शीर्ष है। इस कोण की भुजाएं क्या है, क्या ये किरणें OP और OQ नहीं है। देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात है, एगो भुजा एक तो फोटो बना दिया है। यहाँ क्या हो रहा है कि देखिए O जो है, ओ से किरण निकल रहा है, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर एक इधर जा रहा है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है कि यहाँ पूछा है कि इनकी भुजाएं बताइए क्या है। तो जब भी आपको पूछा जाएगा कि भुजाएं क्या है किसी भी कोण के, तो अभी हम पढ़े हैं कि यहाँ से जो ये जो कोण का जो लाइनियाँ खींच रहे हैं किरणवा जिसे जा रहा है, तो भुजा इसका क्या हो गया, OP इसका भुजा हो गया एक, दूसरा भुजा क्या हो गया, OQ, तो दूसरा भुजा क्या हो गया, OQ, ये हो गया दूसरा भुजा, ठीक है। तो यही पूछ रहा था। तो आपको यहाँ समझ में आ गया, ये कोण हो गया, ये वर्टेक्स हो गया जिसको बोलते हैं शीर्ष, ये कोण, ये भुजा हो गया, ठीक है। यहाँ 3 चीज़ समझ में आ गया। तो कोण कैसे बनता है ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इस कोण को हम किस प्रकार नामांकित कर सकते हैं। अब देखिए हमें तो पता चल गया कोण किसको बोलते हैं, हमको मालूम हो गया कि कोण किसको बोलते हैं। अब इस कोण का नामांकित करना है, नाम देना है। क्या है कि बिना नाम के किसी को तो बुला नहीं सकते हैं। कोई भी आदमी है, जिसे बच्चा, छोटा बच्चा पैदा लेता है, जन्म लेता है, तो उसका भी तो हम नाम रखते हैं ना भाई, नामकरण करते हैं, मोहनवा, सोहनवा, कैसे भी नाम रख देते हैं। तो यहाँ भी क्या करना है, जो कोण बन रहा है उसका नाम लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना नाम के आगे अभी तो शुरू हो रहा है ना, इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं, कोण क्या होता है। अभी इन कोण को इस्तेमाल करेंगे आगे चल के हम लोग। अब उसका इस्तेमाल जब करेंगे तो उसका बिना नाम के बिना उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तब इसीलिए उसका नाम रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो कोई भी चीज़ दुनिया में, हर चीज़ को हम लोग कैसे जानते हैं, उसको नाम से पुकारते हैं। किसी को भी समझाना होता है तो उसका नाम ये है, तो बोलेंगे कि सोहन घर जा रहा था। इसी तरह से हम बोलेंगे वो कोण का वैल्यू इतना है, ठीक है, ये समझना जरूरी है। तो नामांकित कैसे कर सकते हैं, इसे हम केवल यह कह सकते हैं कि यह O पर एक कोण है, और अधिक विशिष्टता के लिए हम कोण की दोनों भुजाओं पर एक एक बिंदु लेकर उसके शीर्ष को लेकर कोण पर नाम लिख सकते हैं। मतलब समझिए हम बता रहे हैं, अभी यहाँ पे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार इस कोण को POQ नाम देना एक अच्छा तरीका है। हम इसे POQ से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको नहीं समझ में आया होगा, अभी ये को समझा दे रहे, एक कोण बना लेते हैं। इधर गया, एक प्रारंभिक बिंदु है यहाँ से, एक इधर कोण बना, ठीक है, एक किरण इधर, एक किरण इधर। इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम A दे देते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको कोण का नाम देना रहेगा तो आप क्या कीजिए ना, कि इस किरण में एक बिंदु बना लीजिए, वहाँ का उस बिंदु का नाम दे दीजिए। मान लीजिए कि हम इसका नाम दे रहे हैं R, और इस बिंदु का नाम दे रहे हैं हम S दे रहे हैं, ठीक है। अब इस कोण का नाम, ये कोण है, इसका नाम होना देने के लिए क्या करना होगा हमको, RAS, ठीक है, ऐसे इसका नाम दे सकते हैं। इसको किसको कैसे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोण का चिन्ह है, इसी को हम दर्शाते हैं RAS। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए सिर्फ ऐसा लिखल रहेगा और आपको पूछ देगा, ऐसा लिखा हुआ रहेगा, आपको बोलेगा कि बताओ इसमें कौन कौन सा है। तो ये जो बीचवा में जो है ना, वहीं पे कोण बन रहा है, ठीक है। तो देखिए बीचवा वाला को हम बीच में रखते हैं, जहाँ पे कोण बन रहा है उसको हम बीच में रखते हैं। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, SAR, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये भी कोण को दर्शाया जा सकता है। या फिर अगर सिर्फ एक कोण दिया रहेगा तो इसको इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, सिर्फ कोण A लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अभी देखिए आपको दिक्कत कब आएगा, मतलब सिर्फ ऐसा कब नहीं लिख पाइएगा आपको इस तरह से कब लिखना पड़ेगा, उसको अभी आगे देखते हैं, उदाहरण देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि ये उदाहरण दिया हुआ है।
अभी आपसे फिर एनसीईआरटी बोला देखो बाबू, सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। भाई बाबू देखो, सोचो, चर्चा करो बढ़िया से, फिर लिखो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, संलग्न आकृति 4.18 को देखिए। ये जो आकृति है इसको देख लीजिए बढ़िया से। इस कोण का नाम क्या है, इस कोण का नाम क्या दीजिएगा। अभी अभी फिर एनसीईआरटी आपसे फिर आपको जाल में फंसा रहा है। कैसे फंसाएगा देखिए, क्या हम इसे पी कह सकते हैं, इसको कोण पी कह सकते हैं, पूछ रहा है आपसे। परंतु किस कोण को ये कहेंगे, एंगल पी कहेंगे। ठीक है, एंगल पी से हमारा क्या तात्पर्य है, कोण पी से क्या हमारा तात्पर्य है। मान लीजिए जैसा कि हमने यहाँ पे बताया, इसमें इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एंगल ए कह सकते हैं, कोण ए भी कह सकते हैं इसको। लेकिन ये तो दूसरा केस था। इस केस में, इस केस के मामले में, इसके मामले में हम क्या इसको एंगल पी कह सकते हैं, हाँ या नहीं, नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, अगर एंगल पी कहेंगे तो यहाँ पे दो कोण है, एगो ई वाला कोण हो गया, एक वाला ई वाला कोण हो गया। ठीक है, तो कौन वाला कोण को हम प्रदर्शित कर रहे हैं, कौन सा कोण के बारे में हम ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, वो हमको सोचना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पे इसको ये नहीं लिख सकते हैं। अभी अभी दिखाते हैं आपको। क्या एक कोण को केवल उसके शीर्ष द्वारा नामांकित करना यहाँ सहायक होगा, क्यों नहीं। देखिए एनसीईआरटी जब भी आप पढ़ते हैं ना, तो आपको अगर सवाल नहीं आता है तो सवाल में ही जवाब होता है। यहाँ पे आपसे पहले एनसीईआरटी आपसे सवाल किया, पूछा कि भाई देखो, एक कोण को केवल उसके शीर्ष द्वारा नामांकित करना यहाँ सहायक होगा कि नहीं। मतलब क्या हुआ, जो इस शीर्ष है, कौन सा शीर्ष है, ये वाला, यहाँ का जो कोण है इसको सिर्फ शीर्ष का नाम, जैसे ये वाला से कोण पी से नामांकित करना सहायक होगा कि नहीं। तो फिर अगला अगला आगे क्या बोलता है, क्यों नहीं, मतलब नहीं होगा। अब आपसे रीजन पूछ रहा है क्यों नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कोण पी का अर्थ यहाँ कोण ए पी बी या सी पी बी या ए सी पी हो सकता है। ठीक है, इसका ये जो कोण है उसका अर्थ ये हो सकता है, ये वाला कोण हो सकता है, या फिर ये वाला कोण हो सकता है ऐसे, या फिर ये कोण हो सकता है ऐसे। ठीक है, तीन में से कोई भी हो सकता है। तो आप किसको दर्शाइएगा, मतलब कौन सा आप दर्शाना चाहते हैं। यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ और अधिक सूचना की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए कि कोण को लिखते समय उसके शीर्ष के अक्षर को सदैव बीच में लिखा जाता है। पहले भी बोले हैं कि जब भी आप कोण को लिखेगा तो उसके शीर्ष का जो अक्षर है उसको हमेशा बीच में रखेंगे। तो ये वाला कोण को अगर हम दर्शाना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे, कोण ए पी बी। ठीक है, ये वाला कोण को हम दर्शाना चाह रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, बी, कोण बी पी सी। ठीक है, उसी तरह से ये वाला बड़ा वाला जो कोण है, ये वाला कोण, उसको दर्शाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, ए पी सी। ठीक है, इस तरह से लिखना है। यहाँ पे समझ में आ गया। आगे देखिए, एक बहुत बढ़िया चीज़ बताया है। क्या लिखा है, इन्हें कीजिए, ये करना है आपको। कोई कोण मान लीजिए ए बी सी। तो देखिए एक कोण मान लिया यहाँ पे ए बी सी। ए बी सी कौन सा कोण है, ये वाला एक कोण है ए बी सी। ठीक है, बी यहाँ बीच में है, बी क्या है, शीर्ष है, ए और सी इसमें ये रेखा में दिया हुआ है, किरण में दिया गया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बी ए को परिसीमा लेकर उस भाग को छायांकित कीजिए जिस ओर बी सी स्थित है। तो मतलब क्या हुआ है, बी ए को परिसीमा लेना है, ये वाला को, इसको परिसीमा लेना है। मतलब क्या करना है, रुकिए, ऐसा सोचना है आपको। देखिए बी ए जो है इसका परिसीमा ले लेना है, इसको आधार मान लेना है। अब बोल रहा है कि इस भाग को छायांकित कीजिए, मतलब ये जो भाग है इसके इधर उपस्थित है, इसको छायांकित करना है। मतलब आप समझ लीजिए कि बी ए में एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा है, आप इधर से लाइट मार रहे हैं तो इधर छाया हो गया। ठीक है, रोशनी इधर नहीं जा पा रही, इसीलिए क्या बन गया, शैडो बन गया, छाया बन गया। ये काम करना है। अब दूसरा काम क्या करना है, अब BC को परिसीमा लेकर उस भाग को दूसरे रंग से छायांकित कीजिए। अब BC को परिसीमा लेना है, इसको परिसीमा मानना है और मान लेना है कि यहाँ दीवार खड़ा है, इधर से लाइट आ रहा है जो पार नहीं हो रहा है, तो इधर क्या हो गया, शैडो बन गया, छाया बन गया इधर, ये वाला। ठीक है, दोनों प्रकार के छायांकित भागों को उभयनिष्ठ भाग ABC का अभ्यंतर है। तो ये दोनों प्रकार को मिला दीजिएगा, इधर से जो छाया था इधर मिल गया, इधर से जो छाया था इधर जा रहा था इधर मिल गया। ठीक है, ये भाग बन गया और बाकी सब भाग को हटा देना है। मतलब इसके और इसके अंदर जो भाग आ रहा है, ठीक है, छायांकित भागों को उभयनिष्ठ भाग का अभ्यंतर है। यही उभयनिष्ठ भाग का क्या है, अभ्यंतर है। देख लीजिए, ध्यान दें कि अभ्यंतर एक सीमित क्षेत्र नहीं है। हाँ, ये जो अभ्यंतर है आपका, ये एक सीमित क्षेत्र नहीं है। ये किस तरह से, इधर सीमित है, इधर सीमित है, इधर से इधर नहीं जा सकता है,
इधर सीमित है, इधर से इधर नहीं आ सकता है, ठीक है, इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता है, लेकिन इस डायरेक्शन में देखिए इधर सीमित नहीं है इसमें, ठीक है। यह अनिश्चित रूप से विस्तृत है क्योंकि कोनों की दोनों भुजाएं अनिश्चित रूप से अपनी अपनी ओर विस्तृत है। क्यों? देखिए ये जो कोण का भुजा है, ये वाला भुजा मान लीजिए कोण का बहुत आगे तक जाते जाएगा, ये भी भुजा बहुत आगे तक बढ़ते जाएगा, तो इधर भी जो इधर छायांकित भाग है इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, मतलब ये निश्चित नहीं है, बहुत दूर तक जाता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पढ़ना क्या है कि संलग्न आकृति 4.20 में x कोण के अभ्यंतर में स्थित है, ठीक है। x जो है वो कोण के अभ्यंतर में स्थित है। कौन सा? ये वाला कोण है आपका Q में उपस्थित है कोण, x जो है कोण के अभ्यंतर में है, ठीक है। z कोण के अभ्यंतर में स्थित नहीं है, z जो है z यहाँ पे उपस्थित है। कोण का अभ्यंतर कौन सा हो गया? ये वाला भाग कोण का अभ्यंतर है, ये वाला भाग कोण का अभ्यंतर है, ये वाला भाग क्या है? कोण का अभ्यंतर है। x यहाँ पे उपस्थित है, z इसके बाहर है, z ये नहीं है, यह कोण के बहिर्भाग में उपस्थित है। तो बहिर्भाग कौन सा? ये वाला कोण का बहिर्भाग, बाहर वाला भाग को, बहिर मतलब बाहर, बाहर वाला भाग में उपस्थित है। बिंदु S स्वयं PQR पर उपस्थित है। तो बिंदु जो S है ये किस पे उपस्थित है? PQR में उपस्थित है, इसमें उपस्थित है। अतः कोण के संबंधित में भी 3 क्षेत्र होते हैं। तो कोण का भी संबंधित होता है, उसमें कितना होता है? 3 क्षेत्र होता है। देख लीजिए कोण जो है, मान लीजिए फिर से इसको मिटा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कोण है आपको जो दिख रहा है, ये कोण, इसका भी 3 भाग होता है, ठीक है, ठीक है। इसके संबंधित में क्या होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। एक क्षेत्र हो गया उसके अभ्यंतर में उपस्थित होगा, एक क्षेत्र हो गया बहिर्भाग में होगा, और एक क्षेत्र क्या होगा? उसके भुजाओं में उपस्थित होगा, ठीक है। तो ये 3 हो गया, 1 2 3, ठीक है। और आज जो सीखना है त्रिभुज सीखना है, उसके आगे वाला टॉपिक में, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो लाने में लेट हो गया, थोड़ा बिजी थे, व्यस्त थे, इसीलिए, नहीं तो एकदम बढ़िया से लाते रहेंगे। तो ये हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। 4.11। तो त्रिभुज क्या होता है ये पहले जानना पड़ेगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम जानते हैं त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। त्रिभुज एक 3 भुजाओं वाला बहुभुज होता है। वास्तव में यह सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है। अब जानते हैं बहुभुज क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो त्रिभुज क्या होता है कि 3 भुजा होता है इस बहुभुज में। तो ये त्रिभुज भी एक क्या है? बहुभुज है। उसमें कितना भुजा होता है? 3 भुजा होता है। और एक ऐसा बहुभुज है जिसमें सबसे कम भुजाएं होती है, ठीक है। मतलब इसका देखिए ये त्रिभुज है, 3 को डॉट को मिला दीजिएगा, 3 को पॉइंट को मिलाइएगा तो क्या बनेगा? त्रिभुज बनता है, ठीक है। 1 2 3, तीनों को मिला दिया, त्रिभुज बन गया। इसका कितना भुजा है? 3 को भुजा है। एक ये वाला भुजा है कि ये, एक ये, तो 1 भुजा, 2 भुजा एंड 3 भुजा। ये 3 भुजा होता है इस त्रिभुज का। तो इसी को बोलते हैं त्रिभुज। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ABC, तो ये त्रिभुज हो गया आपका, ये वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो ये त्रिभुज हो गया, ABC आपका क्या हुआ? त्रिभुज हो गया, ठीक है। अभी देख लेते हैं, आगे देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। संलग्न आकृति 4.21 में दिए त्रिभुज को देखिए, हम त्रिभुज ABC के लिए सांकेतिक रूप से त्रिभुज ABC लिखते हैं। देखिए ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको आकृति में दिया गया, इस आकृति में जो त्रिभुज दिया गया ये वाला त्रिभुज, इसको अगर लिखना रहेगा तो कैसे लिखेगा? इसका सांकेतिक रूप कैसे लिखिएगा? ऐसे करके त्रिभुज का साइन पहले बनाना होगा छोटा सा, फिर ABC, यहाँ पे A है, फिर B है, फिर C है। तो इसको त्रिभुज ABC इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC में कितनी भुजाएं हैं? इनमें कितने कोण हैं? तो आपको देखना है इसमें भुजा कितना है भाई, बताइए। कोण कितना है? ये सब पढ़ चुके हैं आप, कोण किसको बोलते हैं, भुजा किसको बोलते हैं, सारी चीजें हमने पढ़ चुका है। सिंपल सा बात है कि कारण भुजा कितना है? एक भुजा, एक भुजा हो गया, ठीक है, 1 भुजा, 2, ठीक है, फिर भुजा 3, तो तीसरा भुजा। तो इसमें कितना भुजा हो गया? भुजाएं 3, ठीक है। अब देखते हैं कोण। तो कोण में क्या होता था भाई? कोण आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए 2 जो भुजा है, 2 लाइन है, 2 लाइन जहाँ से मिल रहा है उसको कोण बोलते थे। यहाँ देखिए ये वाला कोण हो गया। तो एक कोण 1 हो गया, इसमें एक दूसरा कोण यहाँ पे है और तीसरा कोण यहाँ पे है। तो कितना कोण हो गया? कोण यहाँ पे लिखिएगा तो कितना हो गया? 3। तो इसमें त्रिभुज में भुजा की संख्या कितनी है? 3, और कोण का भी संख्या कितना है? 3 है। दोनों 3 3 होगा, ठीक है, ठीक है। इस त्रिभुज की 3 भुजाएं AB BC और CA है। तो AB BC और CA इसका नाम दिया हुआ है। इनके 3 कोण हैं। कौन कौन सा कोण है? BAC,
BCA और ABC, तो हम बोले ना 3 कोण है इस तरह से। तो पिछले देखिए इसमें नहीं समझ में आ रहा बढ़िया तो पिछला क्लास देख लीजिएगा, उसमें एकदम बढ़िया से कोण के बारे में बताए हैं, कैसे नाम देना है, कैसे भुजा का नाम देना है, वो सब चीज़ बताया गया है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कोण है, कोण में कितना भुजा है 3 है, और कितना त्रिभुज है जिसमें तीन भुजा है 3 कोण है। ठीक है, इतना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बिंदु A, B और C इस त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। तो जो बिंदु जो है कौन सा बिंदु भैया, ये वाला बिंदु A, B और C ये सब क्या कहलाते हैं, शीर्ष। किसके, ये त्रिभुज के शीर्ष कहलाएंगे। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। बस ये इसमें क्या जानना था, त्रिभुज क्या होता है, उसमें भुजाएं कितनी होती हैं, कोण कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, ये सब चीज़ है इसमें पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं कि एक बहुभुज होने के कारण एक त्रिभुज का एक बहिर्भाग और एक अभ्यंतर होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ का महत्वपूर्ण हिस्सा है ये इस चैप्टर का। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है कि देखिए बहुभुज में हम जानते थे कि क्या क्या होता था, बहिर्भाग होता है, अभ्यंतर होता है। ठीक है, तो त्रिभुज में भी होता है, क्योंकि त्रिभुज क्या है, एक चतुर्भुज है। तो त्रिभुज जब चतुर्भुज है तो इसमें भी बहिर्भाग होगा, अभ्यंतर होगा, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, तो संलग्न आकृति 4.22 में P त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित है, R त्रिभुज के बहिर्भाग में स्थित है और Q स्वयं त्रिभुज पर स्थित है। तो देखिए P जो यहाँ पे है, P त्रिभुज के अभ्यंतर में है, मतलब त्रिभुज के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये भी एक भाग हो गया ये। तो अभ्यंतर, त्रिभुज का अभ्यंतर कौन सा भाग हो गया, ये वाला अभ्यंतर उसका हो गया। अब देखिए R जो है त्रिभुज के बहिर्भाग में, मतलब त्रिभुज जो है ये वाला त्रिभुज है, इसका बाहरी हिस्सा में क्या है, R है। तो ये इतना बाहर का जितना भी एरिया रहेगा, चाहे R रहे, एक पॉइंट ले लीजिए, चाहे पूरा जगह को ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या लिया, इसी पॉइंट को लिया है। P एक पॉइंट है, तो P अंदर में है, ठीक है, अभ्यंतर में है। R कहाँ पे, बाहर है। ठीक है, और Q का स्वयं त्रिभुज में है, ये त्रिभुज है उसी में Q है। ठीक है, तो ये सब होता है, ये सब स्थित होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए त्रिभुज के बारे में, समझ में आ गया बहुत अच्छी तरह से। कुछ सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको आप बना सकते हैं बहुत आसान से। ठीक है, नहीं समझ में आ गया तो कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करके देखिए, नहीं आएगा तो हम बता सकते हैं, बता देंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है 4.12, उसमें क्या पढ़ना है हमको, चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। चतुर्भुज 4.12। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 4 भुजाओं वाला बहुभुज एक चतुर्भुज, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। इसमें कितना भुजा होता है, 4 भुजा होता है। चतुर्भुज का मतलब 4 भुजा, चतुर्भुज में। तो 4 भुजा कौन कौन सा हुआ भाई, इसको बोलते हैं CD, DA, AB और BC। ये क्या हुआ, ये चारों इस त्रिभुज का भुजा हो गया। इसकी 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं। एक त्रिभुज की ही तरह आप इसके अभ्यंतर को देख सकते हैं। तो इसके 4 भुजा होते हैं और 4 कोण होते हैं। ये वाला कोण हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, इसका कोण है। तो 4 कोण हो गया, कोण 1, 2, 3 और 4 कोण हो गया। ठीक है, इसमें भी भुजा में भी कितना है, 1 ये वाला भुजा है, दूसरा भुजा ये है, तीसरा भुजा ये है और चौथा भुजा ये है। तो मतलब 4 भुजा हो गया और 4 कोण हो गया त्रिभुज में। इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसमें भी आप देख सकते हैं, अभ्यंतर देख सकते हैं, बहिर्भाग देख सकते हैं। ठीक है, ये सब बिंदु आप इसमें देख सकते हैं। जैसे त्रिभुज में देखे थे, तो मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु मान लिए। ठीक है, तो P मान लिए, तो P क्या हो गया, अभ्यंतर हो गया इसका। ठीक है, बहुभुज का, चतुर्भुज का अभ्यंतर। यहाँ पे R लिख दिए, तो बाहर क्या हो गया, ये हो गया बहिर्भाग हो गया, इसका बाहरी वाला हिस्सा, बाहर का भाग। ये अंदर का भाग हो, इसीलिए अभ्यंतर बोलते हैं। एगो यहाँ पे एगो बिंदु बैठा दिए ससुरा में, तो ये बिंदुआ जो होता है ये क्या हो गया, स्वयं उसी में बिंदु है ये। ठीक है, शीर्षों के D। ठीक है, उस विधि को देखिए जिस क्रम में चतुर्भुज शीर्षों के नाम लिखे जाते हैं। तो यहाँ देखिए शीर्षों का नाम कैसे लिखा जाता है, ये सब देख लेना है। तो चतुर्भुज क्या होगा, ABCD हो गया कि 4 भुजाएं AB, BC, CD और DA हैं। इसके 4 कोण होते हैं, A, B, C और D। ये सब कोण हो गया। तो ये सब इसका भुजा हो गया, AB, CD, DA, AB, BC। ये सब क्या हो गया, इसका चतुर्भुज का क्या हो गया, भुजाएं हो गए। ठीक है, भुजाएं। उसी तरह से इसका कोण है कौन सा, एक एंगल A, एंगल B। ठीक है, एंगल A वाला हो गया, एंगल B, एक कोण C, कोण D। ये सब क्या हो गया, कोण हो गया चतुर्भुज का। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना था भैया, चतुर्भुज और त्रिभुज के बारे में जानना था। ठीक है, तो यही सब होता है त्रिभुज और चतुर्भुज। अभी इसके बारे में सिर्फ जानना है, चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, परिमिति कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज़ें आप लोगों को बताया जाएगा। अभी बहुत अभी तो बस तो खाली एकदम फिगरवा से इंट्रोडक्शन करा दे रहा है कि ऐसा होता है भैया, चतुर्भुज ऐसा दिखता है, कर्म कोण कितना होता है, भुजा कितना होता है, ये सब बता दिया है। उसी तरह से त्रिभुजवा को बता दिया, त्रिभुजवा ऐसा दिखता है, इसमें कोण इतना होता है, भुजा इतना होता है, वही सब दिखाया है। ठीक है,
तो कुछ कुछ बेसिक चीज़ इसमें बता दिया गया है और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी तो ये सब बहुत सिंपल चीज़ है, आराम से इसको आप मतलब मेहनत कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए इसमें और कुछ होता है यहाँ पे, अभी एक चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाम दे दिया है, जैसे कि यह चतुर्भुज PQRS है, PQRS ये नाम दे दिया है, यह चतुर्भुज PQRS है, ये भी PQRS है, तो सब चतुर्भुज है। तो कितना हो मतलब 4 कोना होना चाहिए, 1 2 3 4, तो ये भी चतुर्भुज कहला गया, 4 होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसे एक है, ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे है, तो ये भी क्या होगा, चतुर्भुज हो गया, इसमें 4 भुजा है, ठीक है, 4 कोण है, तो कैसा हो दिख सकता है, ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना है, किसी तरह से भी दिखेगा, चतुर्भुज कहलाएगा, 4 भुजा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे पढ़िए कि किसी चतुर्भुज ABCD में AB और BC आसन भुजाएं हैं। आसन भुजाएं किसको बोलते हैं, एडजेसेंट साइड उसको बोला जाता है। जैसे कि AB है और BC है, ठीक है, ये क्या हो गया, आसन भुजाएं, दोनों तो भुजा है लेकिन ये क्या है, एक दूसरे के आसन है, अगल बगल है, ठीक है। तो आपके घर के बगल में जो पड़ोसी रहता होगा वो क्या हो गया, आपका आसन पड़ोसी उसको कह सकते हैं, ठीक है, अगले बगल में रहते हैं। उसी तरह से AB और AD ये भी क्या है, आसन भुजाएं हैं दोनों, ठीक है। जब भी आपको पूछा जाए कि आसन भुजाओं का नाम लिखे, तो 2 भुजा का नाम लिखना होगा साथ में, क्योंकि आसन का मतलब होता है अगल बगल, तो दोनों अगल बगल में कौन सा है, एक ये वाला है, ये इसके बगल में ये वाला है, दोनों आसन भुजा हो गया। उसी तरह से अगर बोलिएगा तो ये है, इसके बगल में ये है, तो ये भी दोनों आसन भुजाएं हो गया। उसी तरह से इसको बोलिएगा तो ये दोनों क्या है, आसन भुजाएं, एक दूसरे के अगल बगल में है, ये और ये दोनों आसन भुजाएं एक दूसरे के अगल बगल में है, ठीक है। क्या आप आसन भुजाओं के अन्य युग्म लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे 2 युग्म लिखा हुआ है, आसन भुजा का, आसन भुजा का 2 युग्म लिखा हुआ है, कौन कौन सा लिखा हुआ है, AB और BC लिखा हुआ है, AB और BC लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, BC और CD लिख सकते हैं, ये भी आसन भुजाएं हैं, CD और DA ये भी आसन भुजाएं हैं, क्योंकि CD और DA ये भी आसन भुजाएं हैं। अब यहाँ से लिख सकते हैं DA और AB ये भी क्या है, एक दूसरे के आसन भुजाएं हैं, ठीक है। ये सब आसन भुजाएं हैं, मतलब अगल बगल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे थोड़ा सा गलती किए हैं, यहाँ पे आपको ऐसे लगाना है ऊपरे में, ये वाला भुजाओं को जब आसान आता है तो ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे लगाते हैं, ठीक है, ये लगा ली, तो सिंपल चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्या है कि इस चतुर्भुज में AB और BC सम्मुख भुजाएं हैं, मतलब अपोजिट साइड है, ठीक है। सम्मुख भुजाओं के अन्य युग्मों के नाम लिखे। यहाँ पे देखिए सम्मुख, समझिए बात को समझिए, आसन किसको बोलते हैं, आसन का मतलब क्या हुआ, अगल बगल, और सम्मुख का मतलब हो गया कि आमने सामने। ससुरा AB है, इसके सामने कौन है, DC है ससुरा। उसी तरह से DA जो भुजा है उसके सामने कौन है, CB है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AB और DC क्या है, AB और DC ये क्या है, सम्मुख भुजाएं हो गए, ठीक है, सम्मुख भुजाएं। देखिए आपको एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछा जाएगा, एक चतुर्भुज दे दिया जाएगा, उसमें बोलेगा सम्मुख भुजाओं का नाम लिखें, आसन भुजाओं का नाम लिखें। तो एक तो ये दे दिया है, पूछा कि दूसरा का कौन सा है, दूसरा का कौन सा है, DA नहीं है रे, DA और CB ये भी दोनों क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं, अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड है, ठीक है। तो ये सब चीजें उसी तरह से आगे देखते हैं थोड़ा। A और C मतलब क्या हो गया, सम्मुख कोण हो गया किसका, चतुर्भुज ABCD का A और C सम्मुख कोण हो गया। कैसे हो गया भैया, सम्मुख का मतलब क्या होता है कि अपोजिट, सामने वाला। तो A के सामने कौन वाला एंगल है, C है, तो C क्या है, A और C क्या एक दूसरे के सम्मुख हो गए, एक दूसरे के आमने सामने अपोजिट में है, ठीक है, ये कहलाते हैं। इसी प्रकार D और B भी सम्मुख कोण है। तो उसी प्रकार जो D है और B है ये एक दूसरे के क्या है, सम्मुख कोण है, एक दूसरे के सम्मुख कोण है, ठीक है। स्वाभाविक है कि एंगल A और B आसन कोण है। अब देखिए यहाँ से इसमें सम्मुख, आसन ये सब आपको बहुत अच्छा से समझना पड़ेगा। तो सम्मुख का मतलब क्या होता है कि आमने सामने वाला, और आसन का मतलब अगल बगल वाला। मतलब क्या हुआ कि एंगल A है और B है, दोनों क्या है, आसन है एक दूसरे के। एंगल A और B क्या है, आसन, आसन भुजाएं हैं, आसन कोण है, ठीक है। इसी तरह से A B के आसन में कौन है, D है, फिर D, अब हम बोलेंगे D और C ये दोनों क्या है, ये दोनों आसन कोण है, ठीक है। ठीक है, अब आप आसन कोणों के अन्य युग्म लिख सकते हैं। तो इसमें से आपको समझ में आना चाहिए कि आसन भुजाएं क्या होता है, सम्मुख भुजाएं क्या होता है, ठीक है, ठीक है। उसी तरह से आसन कोण क्या होता है,
और सम्मुख कौन कौन से होते हैं, ये सब एग्जाम में पूछा जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें समझाया गया यही सब चीज़ है, ठीक है। वृत्त कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, घर में होंगे, ठीक है, अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम आते हैं बोलते हैं भाई एनसीईआरटी किताब जो है बहुत ही बढ़िया, ही सब बात किया करो, ठीक है, मोहब्बत हो जाएगा। तो शुरू करते हैं यहाँ से पढ़ना। इसमें जो लिखा हुआ है उससे स्टार्ट किया जाए। आप अपने पर्यावरण में अनेक वस्तुएं पाएंगे जो गोल होती हैं, जैसे पहिया, चूड़ी, सिक्का इत्यादि। हम गोल आकृतियों का अनेक प्रकार से प्रयोग करते हैं। एक भारी इस्पात की ट्यूब को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना अधिक सरल होता है, ठीक है। मान लीजिए गोला है, ठीक है, इसको अगर खींच रहे हैं रस्सी से इधर, इससे अच्छा इसको लुढ़का के ले जाइए। मतलब क्या हुआ, इसे घुमा घुमा के ले जाइए, तो घूमेगा लुढ़केगा, तो बहुत आसानी से ले जाया जा सकता है। किसके कंपैरिजन में, खींचने के तुलना में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से शुरू होता है वृत्त, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं अंग्रेजी में। एक सरल बंद वक्र है जो एक बहुभुज नहीं है। तो वृत्त क्या है, एक सरल बंद वक्र है, ये है वृत्त आपका, ठीक है। तो इसमें ये बहुभुज नहीं है, इसमें भुजा आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, एक भी भुजा नहीं दिखाई देगा, इसीलिए ये बहुभुज नहीं है, ठीक है। इसके कुछ विशिष्ट गुण हैं, तो इसके गुण को देखते हैं। तो देखिए सिंपल सा बात है, वृत्त सर्कल किसको बोलते हैं, तो ये अगर एकदम गोल एकदम बना दीजिए पूरा एकदम बढ़िया गोल, तो सर्कल कहला जाएगा, वृत्त कहलाएगा। वृत्त और सर्कल एक ही चीज होता है। अंग्रेजी देखिए हम बढ़िया से नहीं बना पा रहे हैं, गोला एकदम गोला बनाना है आपको, ठीक है, ये वृत्त कहलाएगा, यही वाला वृत्त है, ठीक है। ये क्या है, बहुभुज नहीं है। सवाल आएगा कि वृत्त, क्या वृत्त एक बहुभुज है, ना 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 ना, एकदम नहीं, कि बहुभुज वृत्त नहीं है, ठीक है। तो आपको कुछ करने के लिए दिया गया है, तो ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। क्या करना है यहाँ पे देखते हैं। पहला वाला में एक चूड़ी या कोई और गोल वस्तु को कागज पर रखिए और इसके चारों ओर पेंसिल घुमाकर एक वृत्ताकार आकृति बनाइए, ठीक है। तो आपके पास चूड़ी होगा अगर, या फिर कुछ गोल चीज, कुछ भी गोला चीज होगा, तो उसको खाली कागज में रख देना है। मान लीजिए ये वाला देखिए गोला कागज में, मान लीजिए कि ऐसे है, चूड़ी है यहाँ पे रख दिए, यहाँ कागज में रख दिए। अब क्या करना है आपको, अभी देखिए अगर दूसरा चीज ले रहे हैं, मान लीजिए कि ये वाला पहले वाला चूड़ी था, ये वाला पहले चूड़ी था। अब क्या कर रहा है कि उसको किनारे किनारे पेंसिल रखना है, एकदम यहाँ से पेंसिल वाला रख के एकदम किनारे 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 से गोला बना दीजिए, ठीक है। ये बढ़िया से नहीं बना पा रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं आप बात को, एकदम ऐसे ऐसे गोला बना दीजिएगा ना, और ये वाला को हटा दीजिए। फिर बाद में किसको हटा देना है, इसको हटा देना है, इसको हटाना है, अरे यहाँ पे इसको हटाना है, हाँ इसको हटा दिए। तो यहाँ पे क्या बना, वृत्त बना। तो उतना अच्छा हम नहीं बना पाए हैं, लेकिन ऐसे ही करना है। पहले को गोल चीज कुछ रख देना, और किनारे 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 से गोला बना दीजिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, आपका वृत्त कहलाएगा, ठीक है। एक तरीका ये हुआ वृत्त बनाने का, ठीक है, यहाँ से बन गया। मतलब आपके पास कुछ औजार नहीं है तो आराम से वृत्त बना सकते हैं। कैसे, ऐसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हुआ वृत्त बनाने का, तो दूसरा तरीका में देखिए, यदि आपको एक वृत्ताकार बाग बनाना है तो आप कैसे करेंगे। अगर वृत्ताकार भाग बनाना है, ऐसा बाग बनाना है जो वृत्त की तरह दिखाई दे, पूरा गोला बने, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे खड़ा होकर इसे लाइन खींचने जाइएगा तो इसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे हो ही जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया वृत्ताकार बाग नहीं बनेगा। तो उसके लिए क्या उपाय है, यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया उपाय है। क्या बोल रहा है, 2 डंडी और 1 डोरी लीजिए। 2 गो डंटा लेना है, ठीक है, 1 डंटा 2 गो डंटा, और वो क्या लेना है, रस्सी लेना है, डोरा ले लीजिए, ठीक है। क्या करना है, भूमि पर एक डंडी को गाड़ दीजिए, यह खींचे जाने वाले वृत्त का केंद्रक होगा, और डोरी के प्रत्येक सिरे पर एक फंदा लूप लगाकर 2 फंदे प्राप्त कीजिए। एक फंदे को केंद्र वाली पहली डंडी में डाल दीजिए और दूसरे फंदे को दूसरी वाली डंडी में डाल दीजिए। इन डंडियों को भूमि पर ऊर्ध्वाधर रखिए। डोरी को तनी हुई रखते हुए भूमि पर दूसरी डंडी को घुमाकर एक पथ बनाइए, आप वृत्त प्राप्त करेंगे। स्वाभाविक है कि वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु केंद्रक से बराबर दूरी पर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे जितना चीज ये लिखा हुआ है, इतना ये जो लिखा हुआ है, ये क्या कहना क्या चाह रहा है, ये सबको मिटा दे रहा है, ठीक है। ये कहना यही चाह रहा है कि बाबू देखो, बाबू सुना, पहले क्या करना है कि 1 गो डंटा लेना है बाबू, हाँ ठीक है ले लिए सर। दूसरा को डंटवा लेना है बाबू, ले लिए 2 गो डंटा। अब 1 गो रस्सी भी लेना है बाबू, ये रस्सी ले लिए। अब क्या करना है कि 1 गो डंटवा के यहाँ गाड़ दिए, ठीक है, यहाँ पे लगा दिए 1 गो डंटवा के, ठीक है। इसे तो रस्सिया को यहाँ बांध दिए, ठीक है, रस्सी को यहाँ बांध दिए। फिर बांधने के बाद
ऐसे मान लीजिए ना, एक डंडा को यहाँ पे रखना है आपको दूरी में, उसके बाद ये डंडा पूरा खींचना है। पहले तो आप ऐसे कर लीजिए, अब हम बोले एक डंडा यहाँ गड़ा हुआ है, रस्सी को पूरा टाइट कर दीजिए, खींचा गया पूरा टाइट एकदम। अब क्या करना है, इसको घुमाना है एकदम, ऐसे खींचना है, इधर खींचे रहना है और फिर इसके बाद ऐसे घुमाना है। तो ऐसे ऐसे पूरा घुमाइएगा ना तो एक गोला एकदम मस्त वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, 2 डंडा का जरूरत है, एक रस्सी का जरूरत है, एक डंडा को बीच में गाड़ दीजिए। तो ये वाला आपका क्या कहलाएगा, केंद्रक। क्या कहलाएगा, केंद्रक। इसी को बोलते हैं सेंटर। ठीक है, तो केंद्रक कहलाएगा। अब क्या हुआ कि देखिए एक वृत्त तो बन गया, यहाँ मिटा दे रहे हैं हम, बना दे रहे हैं वृत्त को फिर से। ठीक है, और एक चीज कहना क्या चाह रहा है कि मान लीजिए एक वृत्त बना, वृत्त का केंद्रक कौन सा हो गया, ये हो गया केंद्रक। ठीक है, तो केंद्रक से अगर कहीं भी लाइन खींचिएगा, इधर चाहे इधर चाहे इधर 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 कहीं भी लाइन खींचेगा, सारा लाइन का लंबाई क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, ठीक है, केंद्रक से किसी भी बिंदु को मैच कीजिएगा, मिलाइएगा, तो वो क्या होगा, बराबर दूरी होगा सबका। ठीक है, ये कहना चाहता है। अब देखिए वृत्त के क्या क्या भाग हैं, वृत्त के अलग अलग भाग होते हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। वृत्त के भाग, संलग्न आकृति 4.24 में केंद्र सी वाला एक वृत्त है। देखिए यहाँ पे ये जो आकृति दिया हुआ है 4.24, इसमें इस आकृति में क्या है, ये देखिए ये आकृति 4.24, इसमें केंद्रक क्या है, सी एक केंद्रक है, ये वाला सी केंद्रक है। ठीक है, ए पी बी एम वृत्त पर स्थित कुछ बिंदु हैं। तो वृत्त पर स्थित कौन कौन से बिंदु हैं, देखिए ए पी बी एम, ये एक बिंदु यहाँ पे वृत्त पे स्थित है, पी भी ये है एक बिंदु, और ये एक बिंदु है। तो ये सब अलग अलग बिंदु है जो किस पे स्थित है, वृत्त पर स्थित है। आप देखेंगे कि सी ए, सी बी, सी पी और सी एम क्या है, तीनों बराबर है। मतलब क्या हुआ, तो सी ए कौन सा हो गया, सी ए वाला हो गया, सी ए, सी पी ए वाला हो गया, सी बी ए वाला हो गया, सी एम क्या हो गया, ये तीनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, हम पहले बोले थे कि देखिए केंद्रक से अगर लाइन खींचिएगा, किसी भी बिंदु पे मिलाइएगा ये वाला, तो सारा जो दूरी होगा बराबर होगा। इसीलिए सी ए, सी पी और सी बी और सी एम ये सब क्या है, बराबर है। ठीक है, प्रत्येक रेखाखंड सी ए, सी बी, सी पी या सी एम वृत्त की एक त्रिज्या है, तो इसी को हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलेंगे, त्रिज्या। हिंदी में बोलेंगे त्रिज्या और इंग्लिश में बोलेंगे रेडियस। तो ये जो आपका ये एक त्रिज्या हो गया, तो यही वाला आपका त्रिज्या हो गया, त्रिज्या। ठीक है, ये वाला भी त्रिज्या है, ये वाला भी एक त्रिज्या है, ये वाला भी एक त्रिज्या है। ठीक है, सारा क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है। त्रिज्या वह रेखाखंड होता है जो वृत्त पर स्थित बिंदु को उसके केंद्रक से जोड़ता है। इसी आकृति में सीपी और सीएम ऐसी त्रिज्याएं हैं कि बिंदु पी सी एम एक ही रेखा में है। ठीक है, रेखाखंड पीएम वृत्त का एक व्यास डायमीटर कहलाता है। अब देखिए जो रेखाखंड है पीएम, कौन सा पीएम हो गया भैया, ये जो पीएम होता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, हम व्यास बोलते हैं, या फिर अंग्रेजी में क्या बोल देंगे, डायमीटर बोल देंगे। पूरा लाइन आपको ऊपर से नीचे तक पी से लेके के एम तक मिलाना है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे व्यास। अभी देखिए इसका खासियत क्या होता है, अभी देखिए ये तो व्यास है, एक लाइन हम यहाँ से यहाँ तक मिलाएं, क्या ये भी व्यास है, नहीं, ये व्यास नहीं है। व्यास क्या होना चाहिए, अगर दो किसी भी वृत्त के दो बिंदु को मिला रहे हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे P और M दो बिंदु है कि नहीं भैया, हाँ बिंदु है। एकदम P से और M को अगर मिलाना है तो सीधा रेखा खींचना होगा, एकदम सीधा सीधा रेखा खींचना होगा, और वो जो रेखवा है ना ससुरा, वो बिंदु जो केंद्रक है उससे मिलके जाना चाहिए, और रेखा भी सीधा होना चाहिए, तभी इसको हम व्यास बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ये व्यास नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्या वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दोगुना है, हाँ भाई, वृत्त का जो ये व्यास है ये वाला, इसकी त्रिज्या का दोगुना है। त्रिज्या कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या था। ठीक है, और व्यास क्या है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का व्यास बोल रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ बराबर है, ये भी दूरी बराबर है, तो ये दुगना हो गया। ठीक है, तो त्रिज्या का दुगना कौन सा हो गया, व्यास हो गया। ठीक है, हाँ, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। तो देखिए वृत्त पर स्थित जैसे कि कोई भी बिंदु को मिला दिए, ठीक है, तो उस रेखा को क्या बोलते हैं, हम जीवा बोलते हैं। इस प्रकार पीबी वृत्त की एक जीवा है। ठीक है, तो यहां देखिए पीबी, इसी वृत्त पे देखिए, वृत्त पे स्थित कौन सा, एक पी एक बिंदु है, एक बी बिंदु है।
तो ये वाला जो लाइन मिला रहा है इसको, इसी को बोलते हैं जीवा, ठीक है। उसी तरह से P और A 2 पॉइंट है, तो उसको मिला देंगे तो हम क्या बोलेंगे, ई लाइन को बोलेंगे जीवा बोलेंगे, ठीक है, इसी को जीवा बोलेंगे। क्या PM भी वृत्त की जीवा है? ये जो PM है, PM, ये क्या वृत्त की जीवा है? आप बताइए, है कि नहीं है? जीवा है। क्यों जीवा है? 2 बिंदु को मिला रहा है, ठीक है। वृत्त के एक भाग को उसका चाप कहते हैं। यदि P और Q वृत्त पर स्थित बिंदु है तो आपको चाप PQ प्राप्त होगा। हम इसे PQ से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको हम चाप बोलते हैं। जैसे कि ये P और Q को मिला रहे हैं, इस भाग के क्या बोलेंगे, हम चाप बोलेंगे, ठीक है, वृत्त का चाप बोलेंगे। उसको किस तरह से दिखाया जाता है, तो P और Q लिख दीजिए, और ये जिसके बीच में लाइन है ये, उसको लिख दीजिए, और इस तरह से दिखा देना है, थोड़ा टेढ़ा लाइन से दिखाना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं चाप। किसी सरल बंद वक्र की ही तरह आप एक वृत्त के अभ्यंतर और बहिर्भाग के बारे में सोच सकते हैं। वृत्तीय क्षेत्र का भाग वह है जो त्रिज्याओं के संगत में चाप से घिरकर बनता है, ठीक है, एक त्रिज्या खंड कहलाता है। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरकर बनता है, उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये इससे बना, देखिए ये चाप है, ठीक है, ये चाप से बना मिल करके, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2 त्रिज्या है। तो देखिए यहाँ पे फिर से समझिए, मान लीजिए ये वृत्त है, एक वृत्त है, इसमें ये क्या है, एक त्रिज्या ये हुआ, यहाँ से यहाँ लाइन मिला, यहाँ से यहाँ एक ये दूसरा त्रिज्या हो गया, और ये वाला क्या हो गया, चाप हो गया। और इसके बीच में जो भी चीज रहता है ना, इसको बोलते हैं सेक्टर या फिर त्रिज्या खंड बोलते हैं। एक खंड हो गया, त्रिज्या का एक खंड हो गया। उसी तरह से अगर दूसरा त्रिज्या का खंड बनाना चाहेंगे हम, तो एक वृत्त हम बना लिए, यहाँ पे ये है, बिंदु है, केंद्र है, यहाँ से एक त्रिज्या बनाए, एक त्रिज्या ये बनाए, तो ये जो आपको इतना जो खंड मिलेगा, ये क्या बोलाएगा, त्रिज्या खंड कहलाएगा, ठीक है, इसी को त्रिज्या खंड कहते हैं, ठीक है। और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग वृत्त खंड, सेगमेंट ऑफ सर्कल कहलाता है। देखिए, संगत चाप से घिरा हुआ, तो संगत त्रिज्या से घिरा हुआ उसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या खंड। संगत मतलब क्या हुआ कि दोनों साथ में, 2 त्रिज्या एक साथ। देखिए, तो ये वाला जो है एक त्रिज्या है, दोनों से घिरा हुआ एक खंड को बोलते हैं त्रिज्या खंड। उसी तरह से संगत चाप से, इस चाप से जो घिरा हुआ है यहाँ से यहाँ के बीच में, इसको क्या बोलेंगे, वृत्त खंड बोलेंगे, ठीक है। कोई भी वृत्ताकार वस्तु लीजिए, एक धागा लीजिए और उसे उस वस्तु के ऊपर अनुदिश एक बार रखकर धागे की लंबाई को मापिए, ठीक है। धागे की यह लंबाई उस वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाने में तय की गई दूरी है। यह लंबाई क्या व्यक्त करती है, वृत्त के अनुदिश चली हुई दूरी परिधि सरकमफेरेंस कहलाती है। देखिए परिधि क्या होता है समझिए, यहाँ पे सरकमफेरेंस किसको बोलते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या बोला है आपसे, मान लीजिए ये एक क्या है, ये एक वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है। अब क्या करना, आपको रस्सी लेना है, रस्सी लेके वृत्तवा को देख रहे हैं ना, एकदम जहाँ जहाँ लाइन जैसे जैसे बना ना, वैसे वैसे रस्सिया को रख दीजिए ऐसे, ठीक है, पूरा एकदम उसी के ऊपर रस्सी रखना है आपको, किनारे नहीं रखना है, बढ़िया ड्राइंग नहीं बन रहा है, ठीक है, एकदम उसी के ऊपर रस्सी को रखना है, ठीक है। यहाँ पे रस्सी उसी के ऊपर रख दिए। एक बार रखने के बाद रस्सिया को क्या कीजिए ना, घुमा दीजिए, मतलब फिर से उठा लीजिए। अभी रस्सी को रख दिए, अब क्या करेंगे, रस्सिया को उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे यही रस्सी को, तो ये जो लंबाई जो होगा वो क्या कहलाएगा, इस वृत्त का क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। उसी को क्या बोलते हैं, इस वृत्त का क्या कहलाएगा, वो सरकमफेरेंस कहलाएगा, परिधि कहलाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। एक सवाल ऐसे करने के लिए दे दिया, इन्हें कीजिए। आपसे फिर क्या बोला है, एक वृत्ताकार शीट लीजिए, ठीक है, वृत्त ऐसा एक शीट लेना है आपको, इसे मोड़कर 2 आधे भाग बनाइए, ठीक है, दबाकर मोड़ का निशान बनाइए और शीट को खोल लीजिए। क्या आप देखते हैं कि वृत्तीय क्षेत्र उसके व्यास द्वारा 2 आधे भागों में विभाजित हो गया है। वृत्त का एक व्यास उसे 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रहा है कि एक ऐसा कागज का टुकड़ा ले लेना है जो वृत्ताकार हो, पूरा एकदम वृत्त हो, ठीक है, एकदम बीचों बीच व्यास इसको बना लेना है, वो मोड़ देना है। मोड़िएगा तो एकदम ऐसा दिखेगा, ठीक है, आधा दिखेगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अर्धवृत्त बोलते हैं। तो ये कहना यही चाह रहा है कि जो व्यास होता है वो एक वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है,
तो ये वृत्त को दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया है, ठीक है। एक अर्धवृत्त वृत्त का आधा भाग है, ठीक है, जिसमें वृत्त का व्यास सम्मिलित नहीं है। तो जिसमें वृत्त का जो व्यास है उसको हम सम्मिलित नहीं करते हैं, उसको ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ना, तो जितना सारा सवाल इसमें दिया है बाबू साहब बन जाएगा भाई। देखिए संलग्न आकृति देखकर लिखिए। 4.6 जो है ये क्या क्या दिया, वृत्त का केंद्रक, 3 त्रिज्याएं, एक व्यास, ये सब क्या क्या है इसमें, वो सबको आपको लिखना है, बस कुछ नहीं करना है। अभी आप समझे त्रिज्या क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होता है, पूरा हर एक चीज़ इधर समझ में आ गया है, ठीक है। नहीं भी समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में हम। धन्यवाद।